डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आजकल चाहे मेरे पास सैमसंग का A15 है या A16 है, मेरे बेटे के पास एप्पल का लेटेस्ट मॉडल होना चाहिए। बिगेस्ट वेस्ट ऑफ मनी आज की डेट में क्या लोग कर रहे हैं? हम लोग बैड लोन के ऊपर भागते हैं क्योंकि हमें रेस में लगता है कि यार उसने, मेरे दोस्त ने बड़ी कार ले ली है तो मेरे को भी लेनी है। करियर भी बन गया, कमाना भी शुरू कर दिया, उसको एक्चुअल रिच कैसे होना वो तो कोई बता ही नहीं रहा। तो आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि आपके साथ जो बगल में बैठा हुआ है उसकी 10 करोड़ या 20 करोड़ रुपए की एसेट्स हैं और उसकी कितनी म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट होगी। वो सिंपल सा आदमी एक चप्पल में चल रहा है, झोला सा लटकाया हुआ है। भाई भाई को मार देता है, लड़ाई झगड़ा होता है, डिवोर्स हो जाते हैं। आप सोचेंगे ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है? तो उसके ऊपर हमें 2.5-3% मिलता है, जबकि इन्फ्लेशन 6% से ग्रो कर रही होती है। तो एक साल बाद जब आप उसकी वैल्यू देखते हैं पैसे की, तो वो कम हो जाती है। तो इसमें लिखा है प्रैक्टिकल मंत्रास फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग। आज 5 साल बाद जब मैं मिल रहा हूँ तो उसके अकाउंट में 2-2.5 लाख रुपए का PF जमा हुआ है। लग्जरी कार और पीसफुल स्लीप। वेलकम टू जिंदगी टॉक्स विद लाइफ कोच ऋतु सिंगल। सोच बदलो तो जिंदगी बदले। आज की पॉडकास्ट में हमारे एक ऐसे गेस्ट हैं जो ऐसे सब्जेक्ट पे एक्सपर्ट हैं फॉर लास्ट 20 इयर्स, जिस पे बहुत कत्ल हो जाते हैं, भाई भाई को मार देता है, लड़ाई झगड़ा होता है, डिवोर्स हो जाते हैं। आप सोचेंगे ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है? मनी, फाइनेंस, जिसकी हम शायद आपस में बैठ के बात नहीं करते, सॉल्यूशन नहीं निकालते, सीधा या तो झगड़ा करते हैं या स्ट्रेस लेते हैं। और फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से रिश्ते खराब हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस खराब हो जाता है, चॉइसेस खराब हो जाती हैं, आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते। पर इसको डील कैसे करें? आपने कभी ऐसा देखा होगा कि आपकी इनकम तो बढ़ रही है, सैलरी बढ़ रही है, लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रेस भी उतना ही बढ़ रहा है। ऐसा क्यों? बहुत बार हमने ऐसा देखा कि हमें लगता है कि एक ऐसा स्टेज आएगा जब हम फाइनेंशियली बेटर फील करेंगे, फ्रीडम फील करेंगे, और हम उस स्टेज की वेट ही करते रहते हैं। तो आज की पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट नितिन कपूर, who is an expert on this and who has written this beautiful book, Gullak, Practical Mantras for Financial Planning. Practical Mantras. I'm sure you will love this podcast. You will get all the answers. You will know जिस भी सिचुएशन में आप हैं, जितनी भी आपकी अर्निंग है, उसमें आप बेस्ट क्या कर सकते हैं, एंड हाउ यू कैन बी एट पीस एंड फाइनेंशियली फ्री. Thank you, Nitin, for sparing time and being with us. Thank you so much, ma'am. And this book which you have written is so amazing. I'm a grown-up businesswoman, but when I read this book, I thought, I wish I would have read when I was a kid. And in spite of the fact that I'm dealing with big business, with big investments, still I found so many things so relevant, and I felt that they're so important for everyone to know. Thank you so much, ma'am, for your kind words, ma'am. I mean it. Actually, I mean Right. it. What I'm Thank saying. you so much. I think ये सबको पढ़नी चाहिए, चाहे वो 10 साल का बच्चा है, चाहे वो 50 साल का है, कोई कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। और आई थिंक विल बिकम रियली, जो इसमें लिखा है प्रैक्टिकल मंत्रास फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग, वो रियली विल गेट मंत्रास एंड विल एक्चुअली फील फाइनेंशियल फ्रीडम आफ्टर रीडिंग दिस. Thank you so much, ma'am. Thank you. क्योंकि नितिन, मैंने देखा, आई एम रनिंग एन इंडस्ट्री, आई सॉ कि वहाँ पे इतने ऐसे लोग हैं जिन्होंने, आप मानो 10 रुपये से शुरू किया, आज वो 100 पे हैं. इन्फ्लेशन तो इतना नहीं बढ़ा, लेकिन वो आज भी उतना ही मिजरेबल फील करते हैं कि बचता नहीं है, खर्चे पूरे नहीं होते हैं. तो आपका इसके बारे में क्या कहना है कि ऐसा क्यों है? सबसे पहले मैम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी. सेकंड इज थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स. इट्स अ प्लेजर टू मी.
मैम जहाँ तक आपने बात की कि हाँ, कि हमारी तनख्वाह चाहे 4,000 रुपये हो, 10,000 रुपये हो, 10,000 से 20,000 होती है, 20,000 से 50,000 होती है, फिर 50,000 से एक टाइम ऐसा आता है कि हम 2-3 लाख रुपए महीने तक पहुँच जाते हैं। बट स्टिल आपने देखा होगा कि कई घरों में बचता कुछ नहीं है। उसका मेन रीज़न है मैम, एक सिंपल प्रिंसिपल होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का। वो प्लानिंग का मेन मंत्र है जो कि हम लोग हमेशा इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू सेविंग्स करते हैं। पहले जो हमारी कमाई हुई उसके बाद हमने इनकम माइनस एक्सपेंस इज एक्सपेंस, इक्वल टू सेविंग्स करते हैं। जनरली हम लोग कि जो गलती करते हैं, बचेगा उसको सेव कर लेंगे। जो बचेगा। जबकि ऐसा होना चाहिए कि इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंस। पहले सेव करिए, पहले बचत के बारे में सोचिए, फिर उसके बाद आप खर्चा कीजिए। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि मिडिल क्लास में ये प्रॉब्लम आती है कि हम लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को लेके। हम लोग कई बार खुश होते रहते हैं कि हाँ, कि हमारे बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपया क्रेडिट हुआ फर्स्ट को, और 10-15 तारीख तक हम उसे देखते रहते हैं, निहारते रहते हैं कि हाँ, कि हमारे बैंक अकाउंट में एक अमाउंट पड़ा हुआ है। लेकिन द थिंग इज, जब आप उसको देखते हैं, जब जनरली हमारी सेविंग्स बैंक में सैलरी आती है तो उसके ऊपर हमें 2.5-3% मिलता है, जबकि इन्फ्लेशन 6% से ग्रो कर रही होती है। तो एक साल बाद जब आप उसकी वैल्यू देखते हैं पैसे की, तो वो कम हो जाती है। हम लोग उसको, अपने पैसे को अच्छी तरह से इन्वेस्ट नहीं करते ताकि हम लोग उसके ऊपर अच्छा रिटर्न आ सके। ये सबसे बड़ी गलती पहले होती है कि हम बचत नहीं करते। दूसरी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम लोग उस पैसे को, जो अगर बचत कर भी लें, तो उसको सही तरीके से इन्वेस्ट नहीं करते ताकि हमारा भविष्य उज्जवल हो सके। और तीसरी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है हमारे, जनरली आपने अपर नॉर्दर्न रीजन में देखा होगा, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। हम लोग जैसे जैसे बढ़ते रहते हैं, हम लोग को यही होता है कि हाँ, कि आज मेरे पास सेंट्रो कार है तो सेंट्रो से मेरे को क्रेटा के ऊपर जाना है, क्रेटा के ऊपर जाऊंगा तो मेरे को मर्सिडीज़ लेनी है, मर्सिडीज़ के ऊपर जाऊंगा तो मेरे को उसका अपर मॉडल लेना है। चाहे मेरी जेब में पैसे हों या ना हो, मेरे को ईएमआई के ऊपर उठाना है। तो देयर इज़ अ डिस्टिंक्शन बिटवीन गुड लोन एंड बैड लोन। हम लोग बैड लोन के ऊपर भागते हैं क्योंकि हमें रेस में लगता है कि यार, उसने, मेरे दोस्त ने बड़ी कार ले ली है तो मेरे को भी लेनी है। मेरा आज 3 BHK है, कल उसने 4 BHK लेना है यार, तो मेरे को पोक कर रहा है, मेरे घर वाले पोक कर रहे हैं, मेरा बेटा कह रहा है कि पापा आई हैव टू डू इट, तो मेरे को उसके ऊपर करना है। तो वी टेक EMIs, वी गो फॉर अल्ट्रा लग्जरी स्पेंडिंग ऑन ट्रिप्स प्लस योर फूड, ईच एंड एवरीथिंग, और हम उस ट्रैप में फंस जाते हैं। तो गुड लोन कौन सा होता है? ये तो बैड लोन्स हो गए कि जस्ट टू कीप ऑन चेजिंग ऑन योर लाइफस्टाइल, और लोन ले गए और ईएमआई बढ़ाते गए और करते गए। हाँ, गुड लोन्स होता है मतलब जिसमें सपोज करिए गुड लोन, मैं 2-3 एग्जांपल देता हूँ आपको। पहली एग्जांपल है होम लोन, कि आपके पास घर नहीं है, आपका पहला ड्रीम है यार कि जब भी मैं बड़ा हूँगा मैं एक अच्छा घर बनाऊंगा। क्योंकि जनरली क्या होता है कि आपने देखा होगा कि हम छोटे शहरों से आते हैं। जैसे मैं जलंधर से हूँ, तो जलंधर से मैं जब चंडीगढ़ आया तो जलंधर में तो घर था, लेकिन अब चंडीगढ़ मेरा बेस हो गया कि मैं जलंधर जा नहीं सकता क्योंकि यहीं पे सारी इंडस्ट्री है और मेरे को इसी को केटर करना है, या मेरे को और किसी बड़ी हाँ सिटी में जो जाना भी, पड़ता हाँ है। जी। तो हम जब किसी सिटी में मूव करते हैं तो सबसे पहले ये होता है कि हाँ यार, जस्ट टेक ए होम हियर। तो जब हम घर लेते हैं तो घर लेना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आज की तारीख में सबको घर बनाना चाहिए। तो घर बनाने के लिए अगर हम लोन लेते हैं तो दैट इज़ नॉट ए बैड थिंग, हमें उसके लिए कर लेना चाहिए। थोड़ी अपनी जमा पूंजी करनी चाहिए, उसमें करना चाहिए। सेकंड टाइप ऑफ गुड लोन इज बिजनेस लोन। सपोज करें कि आप इतनी बड़ी बिजनेसमैन है, सभी कुछ है, कई लोग, हमें एक्सपेंशन के लिए हमें लोन चाहिए होते हैं कुछ तरह, हमें लगता है कि हाँ, कि हमें ओडी लिमिट मिल रही है 7-7.5% पर, और अगर हम लोग इस प्रोडक्ट को सही तरह से मार्केट करते हैं और ये करते हैं तो हमारा द मार्जिन इज अराउंड 13-14%। तो बाय टेकिंग लोन ऑफ 7-7.5%, आई कैन अर्न 14-15%, नेट में मेरे को 7-7.5% बच जाएगा। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ गुड लोन। बैड लोन हो गया, जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे पास, मेरी सैलरी 50,000 रुपये है, लेकिन मेरे दोस्त की सैलरी 1 लाख रुपये है, लेकिन मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ कि उसकी सैलरी 1 लाख रुपये है। कल उसके घर में उसने कुछ भी प्लान किया है कि मेरे को, हाँ, कि मेरे को इंग्लैंड टूर पर जाना है और वहाँ पे खर्चा आ रहा है 5 लाख रुपये का। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल अपनी जेब में से क्रेडिट कार्ड निकालूंगा, उसको स्वैप करूँगा और विदाउट सोचे समझे उसके ऊपर EMIs बना लूँगा। एंड नो बडी इज थिंकिंग कि उसके ऊपर 24% मेरे को ब्याज लग रहा है, 30% लग रहा है, कि 36% लग रहा है, जिसको मैं पोस्टपोन भी कर सकता था, या मैं किसी और भी लग्जरी प्लेस पे जा सकता था, कि छोटी लोकेशन सिंगापुर जा सकता था, थाईलैंड जा सकता था, जहाँ पे पैसे कम लगे लेकिन मेरा ट्रिप इंजॉय करेगा। तो जब हम भेड़ चाल में चल जाते हैं ना, तो दैट इसमें इज आप दो चीज़ें बहुत प्यारी बोल गए।
एक तो आपने क्रेडिट कार्ड की वर्ड यूज़ किया, जो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बुराई है ये, मुझे लगता है। आई डोंट नो आपको एज़ फाइनेंशियल एक्सपर्ट क्या लगता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत लोगों को उसमें लुटते-पीटते बैंकरप्ट होते देखा है। उनको पता ही नहीं चलता कि किस तरह के उन पे इंटरेस्ट पड़ रहे हैं, कैसे कहाँ जा रहा है उनका। और जब तक वो रियलाइज़ करते हैं कि वेयर दे हैव लैंडेड अप, तब तक वो बिल्कुल बहुत कुछ लूज़ कर चुके होते हैं। आप तो क्रेडिट कार्ड होना भी चाहिए कि नहीं, मेरा ये क्वेश्चन है। मैम इसके लिए 2 तर्क हैं मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने ना एक बुक में एक यहाँ पे ना एक बड़ा अच्छी बात लिखी है, बीइंग रिच एंड लुकिंग रिच। दीज आर द 2 कॉन्सेप्ट्स। क्या आप सच में रिच हो, क्या आप सिर्फ दिखावे के लिए रिच कर रहे हो? आजकल आपने बच्चों को देखा होगा कि पहले हमारे ज़माने में फादर के पास नोकिया 3310 होता था और सभी खुश थे, हमारे पे ऐसी नहीं होती थी। आजकल चाहे मेरे पास सैमसंग का A15 है या A16 है, मेरे बेटे के पास एप्पल का लेटेस्ट मॉडल होना चाहिए। तो दिस इज़ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट, यानी कि हम लोग एक अलग दुनिया में जा रहे हैं। भेड़ चाल में हाँ, चल रहे हैं, पता नहीं तो क्या फेक। क्या होता है, हम लोग उस जब चीज़ में आ जाते हैं, जब हम लोग माउस ट्रैप में आ जाते हैं कि हाँ कि मेरे को ये करना है, तो वो ट्रैप है मैम एक। उसमें हम अगर फंस गए तो हम फिर सारी उम्र फंसते रहते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा, दिस इज़ ए प्रूवन स्टोरी कि हाँ कि कई लोग इसके कारण अपना घर उजाड़ देते हैं, सभी कुछ कर देते हैं, अपनी सेविंग्स के उनके घर तक बिक जाते हैं। आई हैव सीन इट, पर्सनली सीन इट। पर दूसरा मैं एक देता हूँ कि हाँ कि क्रेडिट कार्ड होना गलत बात नहीं है, उसकी यूसेज गलत करना इज ए वेरी बैड थिंग। जैसे इसमें मेरा एक क्वेश्चन है, एक बुक है एटॉमिक हैबिट्स, जी। वो कहती है कि आपको खाना ऐसा नहीं चाहिए, ये नहीं। तो वो एक ये बोलती है कि जो चीज़ें आपको टेम्प्ट करती है, मान लो मुझे चॉकलेट टेम्प्ट करती है और मेरा कंट्रोल नहीं है, और मैं फिर क्या करूँ, मैं चॉकलेट घर में लाऊं ही नहीं, है ना। तो मुझे पता है कि मेरा कंट्रोल नहीं है, तो मैं नहीं रखूँ। सेम वे बहुत लोग ऐसे होंगे, चलो उसको क्रेडिट कार्ड को बहुत वाइजली यूज़ कर लिया। बहुत लोग हैं उनको टेम्पटेशन हो जाता है, वो रह नहीं पाते, तो उनको क्या नहीं रखना चाहिए? मैम अक्रॉस माई 25 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि जो भी मेरी जर्नी रही है, तो मेरे पास अराउंड 50,000 क्लाइंट्स हैं। तो मैं डिफरेंट, चाहे वो किसी की सैलरी 10,000 रुपये भी, उससे भी मिलता हूँ। किसी का प्रॉफिट, अभी हमने एक क्लाइंट से बात की तो उनका प्रॉफिट इज़ 80 करोड़ रुपीज़ पर एनम, उनसे भी बात की। तो सबका जो मेंटेलिटी है वो टोटली डिफरेंट होती है कि हाँ कि वो कैसे बिहेव करता है। जनरली ऑल अक्रॉस मैं समझता हूँ जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं या कुछ भी हैं, वो जनरली अवॉइड क्रेडिट कार्ड्स। जो समझदार लोग हैं, वाइस लोग हैं, जो बीइंग रिच हैं, मतलब हैं। लुकिंग रिच के लिए आज की जनरेशन के पास आप सबसे पहले देखेंगे, आपके पास ऑफिस में एक रोज क्रेडिट कार्ड का फ़ोन आ रहा होता है या आपका बंदा आ रहा होता है कि सर के क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। मैं अपने दोस्त की एग्जांपल देता हूँ, किस तरह उसने अच्छे तरीके से यूज़ किया। वो क्रेडिट कार्ड इस कारण इस्तेमाल करता था मैम, जब मैं अभी जॉब में गया ही तो उसने कहा क्रेडिट कार्ड बनाया, तो उसने इस कारण यूज़ किया कि उसको मालूम चलता था कि 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक मैंने किस किस चीज़ पे कितना खर्च किया है। वो 10 रुपए के आलू भी लेने जाता था तो वो क्रेडिट कार्ड ही स्वाइप कराने की कोशिश करता था, ताकि उसको मालूम जाए कि मेरा ये महीने का खर्चा था और लास्ट में मैंने कितना उसको प्रूडेंट रिकॉर्ड कर रखना था, तो उसको लगा ये रिकॉर्ड का अच्छा तरीका है। रिकॉर्ड का अच्छा तरीका है। बट द मेजर थिंग इज, मैंने बोला कि क्रेडिट कार्ड बुरा नहीं होता, क्रेडिट कार्ड की यूसेज बुरी होती है। आपने बिल्कुल सही कहा, अगर मेरे को लगता है कि हाँ कि डेविल इज मेरा कमिंग टू द होम, कंट्रोल ही नहीं है हाँ इस पे। डेविल इज कमिंग टू द कंट्रोल एंड आई विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल इट, इट्स बेटर टू अवॉइड इट। जैसे ड्रिंक है, अब ड्रिंक में हमारे यहाँ एक फौजी ऑफिसर काम करते थे, तो वो हमेशा कहा करते थे, मैडम 30 ml is like a medicine, and he had control. I saw him for 20-25 years. I have never seen him exceeding that. But how many people are able to do? कर नहीं पाते, फिर तो चलने दो, है ना। Same as credit card. I have a story. I got a friend in Delhi who was earning very well. His package was 30 lakh, then it turned to 40, 50, 60. One day he called me and he said, मुझे ना अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन चेंज करनी है। I said, क्या हुआ? He said, मैं ना कभी आपको डिटेल में बताया नहीं, मैं डूबा हूँ। I was surprised. I said, क्यों, क्या, कैसे? कहते मैंने क्रेडिट कार्ड इतना मैं यूज़ करता हूँ कि कर करके मेरे उस पर 40-50% तक इंटरेस्ट लगे हुए हैं और हालत बिल्कुल ख़राब हो गई है। मेरी तो सैलरी नहीं बचती है मेरे पास और सब उसी में जा रहा है। तो मैंने कहा फिर ये हुआ कैसे?
इतना क्या खर्चा करते हो? आई आस्क्ड हिम। ही सेड इतनी मुझे टेम्पटेशन होती है। उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसको घुमाने लेके जा रहा है जहाँ कभी उसने ज़िंदगी में नहीं सोचा। ऐसे ऐसी शर्ट्स लेगा ब्रांड्स की, ऐसे ऐसे कपड़े पहनेगा। मेरे घर आया, वो 2 दिन के लिए रुका था, इतना बड़ा वो लेके आया, और वो दिन में 4 बार कपड़े बदलता था, जिम के ब्रांडेड उसके। तो इससे ये सब क्रेडिट कार्ड से करता हूँ, और पे कर नहीं पाता क्योंकि वो एक्सपेंडिचर ज़्यादा था, तो और सेविंग कम थी। तो अल्टीमेटली क्या, मैंने उसे क्या बोला, मैंने कहा, डू यू रियली वांट टू चेंज सिचुएशन? ही सेड यस। आई सेड, विल यू फॉलो व्हाट आई विल से? ही सेड यस। आई सेड, सबसे पहले ना अपने क्रेडिट कार्ड करो बंद। आई सेड, यू हैव गुड रिटर्न, लोन लो, लोन लो के सारे ये उतार दो जितने भी तुम्हारे क्रेडिट कार्ड के वो हैं, ताकि ये जो तुम्हारा पीनल इंटरेस्ट चल रहा है बंद हो, और उसके बाद उसको आराम से सैलरी से दो, और क्रेडिट कार्ड को फेंक दो, बंद कर दो बस। एंड विद इन 1 year हिज सिचुएशन चेंज, बिकॉज उसकी इनकम तो अच्छी थी, पर ही डिड नॉट नो वो क्या कहाँ खर्चा कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे वो उस पर इंटरेस्ट पड़ रहा है, वो नहीं उसमें। तो मुझे कई बार लगता है क्रेडिट कार्ड इज ऑल्सो वेरी ट्रिकी गेम, whether to keep it, not to keep it, how much to use it, how to control to use it. नर्व्स है ना जो, हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है, आपको नर्व्स के ऊपर कंट्रोल अपना बहुत ज़रूरी है। बुरी चीज़ें इस दुनिया में काफ़ी हैं, सिर्फ क्रेडिट कार्ड ही नहीं है, हर ज़िंदगी में आपने देखा होगा, आपको मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है ज़िंदगी का, तो आपको टेम्प्ट करने के लिए बहुत सी चीज़ें आती हैं। अगर आप उस नर्व्स को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो कहाँ कहाँ से भागेंगे। तो वो भागना हर जगह से सोल्यूशन नहीं होता, उसको फेस करना सोल्यूशन होता है। तो अगर आपकी जेब में क्रेडिट कार्ड भी है और आप उसको प्रॉपरली यूज़ कर रहे हैं, वाइजली यूज़ कर रहे हैं, तो आपसे बड़ा साधु कोई नहीं है। रखिए, क्योंकि उसके ऊपर कई ऑफर्स आती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि एयर माइल्स इकट्ठा करके ही मेरा भाई है, बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करता है, ऑटो कट लगाया हुआ है, फर्स्ट को उसके सैलरी आती है और उसी तरह से डिडक्शन हो जाती है। बट हाउ वाइजली ही इज़ यूजिंग, जितनी भी ऑफर्स हैं एयर माइल्स के ऊपर हों, बाकी डिस्काउंट ऑफर्स हों, आप चीज़ लेने जाते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि हमने टीवी लेना था ऑफिस के लिए, तो हमने 52 इंचज़ का टीवी लेना था, दैट वाज कॉस्टिंग अराउंड 40-50,000 रुपीज़, आई एम अज्यूमिंग द फिगर्स। तो 40-50,000 रुपीज़ है, लेकिन उन्होंने बोला कि अगर आप क्रेडिट कार्ड के ऊपर यूज़ करते हैं एंड यू विल डू इट, तो देर विल बी डिडक्शन ऑफ 15%। तो सर ठीक है, 15% आई एम सेविंग इट फ्रॉम ईयर एंड देर वॉज नो इंटरेस्ट, तो 1 तारीख को मेरा डिडक्ट हो रहा है, तो वी कैन यूज़ इट। बट द ओनली थिंग इज़, देर इज़ नो डाउट कि देर इज़ अ डेविल इन इट, बट द ओनली थिंग इज़ हमें उस ट्रैप में नहीं फंसना है। EMI एंड क्रेडिट कार्ड इज़ अ ट्रैप, तो यू हैव टू अवॉइड इट। कि कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज की तारीख में है, 2 ही प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है। आज कोई चीज़ आपने मान लीजिए आप कोई भी ब्रांडेड शर्ट लेते हैं, नॉन ब्रांडेड तो आपको 200-300 से बीच में, ब्रांडेड शर्ट लेते हैं तो आपको 2,500, 3,000, 4,000, 5,000 डिपेंडिंग ऑन दी ब्रांड चलता रहता है। और अगर वही नेक्स्ट टाइम आप लेने जाएंगे तो अगर वो 10% महंगी भी होगी तो यू विल टेक इट। इन्फ्लेशन इंडिया में, फूड इन्फ्लेशन वगैरह देखो ना, तो 5-6% से ही बढ़ता है, बट लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, एजुकेशन इन्फ्लेशन और हेल्थ केयर इन्फ्लेशन ये बढ़ता है 10-15% से। हम गाड़ी भी लेते हो तो 30 से सीधा 50 पे जाओगे कि 40-50 के चलो ले लो, कोई बात नहीं। हाँ, आप लेने जाते हो तो आप कहते हैं मैंने क्रेटा लेनी है, या आप कहते हैं कि मेरे को, जैसे अभी आई हैव टेकन ए न्यू कार, तो मैंने ये थोड़ी देख, मैंने उसको बोला कि ये मेरे को ब्रांड चाहिए, तो मैंने उसको ले लिया उस ब्रांड को। अब मैंने ये बिना सोचे कि हाँ कि उसकी पिछले साल कीमत क्या थी या उससे पिछले साल कीमत थी, मैं वो लेने नहीं जाता हूँ बिना देखे कि हाँ कि मेरे को क्या ले रहा हूँ मैं। तो लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए जो इन्फ्लेशन है वो एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। फिर हेल्थ केयर के में प्रॉब्लम है। अभी मेरे फ्रेंड का वी वर डिस्कसिंग, तो उसकी वाइफ का किडनी का ऑपरेशन हुआ, स्टोन्स का, तो ही स्पेंट अराउंड 8 लाख रुपीज़ ऑन दैट इन बॉम्बे। 3 साल पहले सेम ऑपरेशन उसी की फैमिली मेंबर को हुआ था, तो इट वॉज इन 2-2.5 लगे होंगे, 3 2.5-3 लगे लाख होंगे। रुपए लगा होगा। तो हम उसके ऊपर भी आएंगे तो वो एकदम से चला जाता है। IIMS की फीस जब मैं था तो अराउंड 3-4 लाख रुपए फीस थी, 5 लाख रुपए फीस थी शायद, रफली इतनी थी। आज की तारीख में 25 लाख है, वो बढ़ती है 12 से 15% के बीच में। तो ये 3-4 चीज़ें होती हैं जो उसके ऊपर आपको वर्कआउट करना पड़ता है। दूसरा जो आपने बात की थी, एक क्रेडिट कार्ड की, दूसरी आपने बात की कंपैरिजन एंड दिस सोशल मीडिया। आई थिंक ये जो लाइफस्टाइल है इशू, जो हम इतना इन्फ्लेट करना चाहते हैं, एंड वी आर ओके विद दैट, टू फ्लॉन्ट, टू लुक रिच, जो आपने अपनी बुक में भी बहुत अच्छे से, बहुत मज़ा आया था मुझे पढ़ के। वन इज़ यू आर रियली रिच एंड अनदर इज़ यू आर लुकिंग रिच।
तो जो लुकिंग रिच है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया या कंपैरिजंस या मेरा नेबर या मेरा फ्रेंड, तो इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है? मैम ये ना डिफरेंट डिफरेंट जोग्राफीज में भी डील करता है, क्योंकि मैं छोटे से शहर फगवाड़ा में भी पढ़ा हुआ, जलंधर में भी, चंडीगढ़ में भी, आई वॉज इन बॉम्बे ऑल्सो। तो ये सब जगह से ना मेरे को तीन चार चीज़ें जो मालूम चाहिए। जो हमारा यहाँ पे पंजाबीज़ का जनरली कल्चर होता है, वी जनरली फ्लॉन्ट के यहाँ के भी कि हमने बड़ी कार चाहिए। कोई भी मर्सिडीज़ का शोरूम आता है, हम चाहे अमीर हैं या नहीं है, हम पर कैपिटा जीडीपी हमारा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, लेकिन वो यहाँ पे ओपन करता है बिकॉज ईच एंड एवरी वन नोज के पंजाबीज़ हैं एंड दे विल स्पेंड ऑन दी मनी। पर दूसरी तरफ मतलब किसी की, मैं किसी को आहत नहीं करना चाहता, बट आप उनसे सीखते हैं। गुजरातीज, मारवाड़ीज, बॉम्बे में आप जाएंगे तो आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि आपके साथ जो बगल में बैठा हुआ है उसकी 10 करोड़ या 20 करोड़ रुपए की एसेट्स हैं और उसकी कितनी म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट होगी। वो सिंपल सा आदमी एक चप्पल में चल रहा है, झोला सा लटकाया हुआ है, गुड मतलब अपना अच्छा खा रहा है, आपके साथ ही ट्रेन में बैठा हुआ है, लोकल ट्रेन में सफ़र कर रहा है और आपके साथ चल रहा है। यहाँ पर जब तक आप ऑडी में नहीं जाते, मर्सिडीज में नहीं जाते, आपको लगता है कि नहीं यार कि यू आर मिसिंग द बस। तो मिसिंग द बस आजकल एक नया ट्रेंड है, जिसके कारण हम लोग, बच्चे बहुत फंसते हैं जनरली हम लोग, क्योंकि हमें यही होता है कि हाँ कि एक बार मेरे को पैसा आना स्टार्ट हुआ, द फर्स्ट थिंग इज कि मम्मा जब मेरे पास पैसा, जब मेरी जॉब लग जाएगी ना, तो पहले मैं आपको ना एक झुमके लेके दूंगा, कंगन लेके दूंगा, कुछ भी लेके। जैसी जॉब आती है, मम्मा मैं ना एक बार ना, मैंने कभी पहले किया नहीं, मैं गाड़ी ले लो। हाँ मैं पहले ना इसके ये कर लेते हैं एक बार, मम्मा हम ना गोवा चलते हैं, मम्मा हम ना यहाँ पे चलते हैं, पापा हम ये कर लेते हैं। तो वो इस कारण भी क्योंकि सोशल मीडिया पे हमारा फ्रेंड कहीं जा रहा है विदाउट लुकिंग एट द स्टेटस कि हमारा क्या बजट है, हमारी क्या बजटिंग है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है नितिन। एक बार ना फ्लाइट में नारायण कृष्ण मूर्ति ट्रैवल कर रहे थे और इकोनॉमी क्लास में ही ट्रैवल कर रहे थे। तो उनको देखा तो बड़ी हैरानी हुई कि जो ये पूरा एयरक्राफ्ट खरीद सकते हैं और नो वो इसमें, तो उनको पूछा कि आप सर यहाँ पे कैसे, मतलब ये सर क्या मैं पहले जल्दी पहुँच जाता अगर बिजनेस क्लास में बैठता। तो मैं ये सोचती हूँ कि जो पुराने लोग कहा करते थे ना, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, उसका बहुत मायना था। नो आजकल वो शायद बच्चे कहीं समझ नहीं पाएंगे उसका क्या मतलब था। हम ना ज़िंदगी की रेस में बहुत तेज़ी से चले गए हैं। जब हमारे पास टेलीफोन था या हम लेटर्स लिखते होते थे या कुछ भी था, तो ज़िंदगी थोड़ी थमी हुई थी। हम लोग उतनी ही आराम से ज़िंदगी जी रहे थे, उतने ही मज़े कर रहे थे मेरे हिसाब से। ज़्यादा कर रहे थे। हाँ, तो आई वो थिंक सभी कुछ, लेस स्ट्रेस वाज देयर, दैट इज फॉर श्योर। हाँ, तो अभी आपने देखा होगा कि आजकल आपने जनरली ये सुना होगा कि कॉर्पोरेट ऑफिस में, बड़े-बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, वो 23 इयर्स का है, 24 इयर्स का है, 27 बहुत है, सुना है, 28 है। बहुत सुना है। एंग्जाइटी लेवल्स बहुत बच्चों के बढ़ गए हैं। हम्म। तो ये सभी चीज़ें उसी कारण, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, आज की तारीख में क्यों इतने आईआईटीज़ के जो क्लियर नहीं हो रहा है उसकी सुसाइड्स हो रही हैं, सभी कुछ हो रहे हैं। कई मीडिया में आ जाता है, कई आता भी नहीं है। और ये सभी कुछ इसी कारण हो रहा है मैम, क्योंकि हम लोग एक स्ट्रेस ले रहे हैं कि हाँ कि मेरे को बहुत ऊपर बनना है। हम स्मॉल स्टेप्स की नहीं सोचते, हम लोग सीधा चाहते हैं कि हम 10th स्टेयर पे पहुंच जाएं या हम 20th स्टेयर पे पहुंच जाएं। सपोज करो कि मैं आपके घर पे आया तो दैट वाज ए बिग हाउस, तो मेरा ये था कि यार कि मेरे को भी ऐसा घर बनाना है, बट आई वाज लिविंग इन 4 BHK। तो बट मेरे को ये नहीं था कि हाँ कि मेरे को कैसे बनाना है। वी डिसाइडेड ए गोल एंड शिवानी बोथ डिसाइडेड ए गोल कि हाँ कि छोटे छोटे गोल्स करके हम कैसे बढ़ सकते हैं आगे। तो हमने छोटे छोटे स्टेप्स लेने स्टार्ट किए एंड इवेंचुअली वी लीड टू दैट गोल। बट द थिंग इज कि आप छोटे स्टेप्स लेना बच्चों को नहीं सिखाते। जो हम बात मेनली मेरी इस बुक में पहला चैप्टर ये है कि हम लोग फाइनेंशियली इलिटरेट खुद तो हैं ही हैं और बच्चों को अवेयर नहीं कर रहे हैं। बच्चों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे आपने ये बुक, नाम बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, गुल्लक। आई डोंट नो आजकल की जनरेशन इस वर्ड को समझती है या नहीं समझती है, पर ये जो गुल्लक है, मुझे याद है हम मेले में जाते थे तो हमारे पेरेंट्स दिलाते थे। जी तो हम इसमें जो भी हमें कोई देख के जाता था शगुन वगुन हम इसमें डाल देते जी थे, जी है ना। और फिर मैंने अपनी बेटी को भी सिखाया। तो मुझे याद है कि उनके पास भी गुल्लक होती थी और वो पैसे जमा करती थी। तो एक बार उनके स्कूल में कोई प्रोजेक्ट हुआ, कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, कोई अनप्रिविलेज लोग बच्चों का था कुछ। तो उन्होंने वो गुल्लक तोड़ी और बहुत सारे पैसे निकले उसमें से और वो उन्होंने उस प्रोजेक्ट में दिया। तो उनको जो प्लेजर मिली कि हमने कंट्रीब्यूट किया। तो ये एक सेविंग का तरीका है
हाँ, बहुत फनी भी है कि अब मेरे बच्चे मुझे बोलते हैं कि मम्मा, मैं कहती हूँ बेटा अब रिलैक्स ज़िंदगी जियो, इतना भी मत करो, है ना। तो मेरी जो बड़ी बेटी है वो ना रिटायरमेंट की प्लानिंग उसने ऑलरेडी कर लिया, मतलब वो शी सेव्स फॉर दैट, शी सेव्स फॉर द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, उस फंड्स हैं कुछ उसने क्रिएट किए हुए हैं। अभी बच्चे नहीं हुए और कोई प्लानिंग भी नहीं है बच्चों की, पता नहीं करने भी है कि नहीं, लेकिन सेविंग। अब वो मुझे बोलता है कि मम्मा आप ही ने सेविंग की आदत डाली, अब आप कहते हो कि इंजॉय करो। अब हमें आदत ही नहीं रही पैसा खर्चने की अननेसेसरी। ऐसा नहीं एंजॉय करते हैं, हाइक्स पे जाएंगे, घूमेंगे, ट्रैवल, वेल प्लान्ड, वेल प्लान करके घर लेना, वेल प्लान करके कपड़े भी वेल प्लान करके लेने कि सीजन आया है तो ये खरीदना है। तो लेकिन अब हमारी शायद ट्रेनिंग ऐसी हुई तो हमने आगे किया, आपने भी, मुझे पता है अपने बेटे को बड़े अच्छे से ट्रेन कर रहे हो, लेकिन जो कॉमन मैन, बहुत लोगों के एज अ लाइफ कोच में लोगों को मिलती हूँ तो वो ये पता है क्या बोलते हैं, कहेंगे कि मैम हमने तो देखा नहीं, हमने बहुत तंगी देखी, हम नहीं चाहते हमारे बच्चों को तंगी दिखे। ये जो कॉन्सेप्ट है कि बच्चे तंगी नहीं देखें, तो बच्चे जो मांगते हैं उनको वो दे देते हैं इस फीलिंग से कि हमें हमारे पेरेंट्स नहीं लेके दे पाए, हम तो लेके देंगे। आपका इसके बारे में क्या कहना है? मैम समय एक जैसा नहीं रहता, हम सब ने समय डिफरेंट डिफरेंट देखता है, ऊपर नीचे होता रहता है। तो हर कोई आर्थिक तंगी से गुजरता है या कुछ भी करता है तो उनका एक कॉन्सेप्ट सही है कि हाँ कि जो मैं नहीं कर सका मेरा बेटा कर से, जनरली ये कहा इंडिया में, ये फीलिंग बहुत होती है ये। फीलिंग होती है हाँ, कि ये जो मांगेगा उसके मुंह से निकलने पहले से दे देते हैं। बात बुरी नहीं है, बट द ओनली थिंग इज जो मैंने बात कही कि जब आप बच्चों के साथ जाते हैं, हम बात कर रहे थे अभी भी, हम लोग खाने के ऊपर बात करते हैं, आपने बोला कि मैंने बचपन में अपनी बेटी को बोला कि हाँ कि इसको टिफ़िन में ये चीज़ मत देना, कि इसको अच्छी नहीं लगती तो क्या है, कहीं ना कहीं उसके माइंड में वो बात रही कि हाँ कि, और उसने बुक में भी लिखी। जब भी हम लोग, इस बुक के पहले चैप्टर में मैंने लिखा है कि बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेट बनाना इस कारण ज़रूरी है। पहली बात, आजकल हर पेरेंट इंडिया का अपने बच्चों के लिए काम कर रहा है। सुबह 7 बजे चले जाते हैं, अगर बॉम्बे में देखोगे सुबह 7 बजे निकलते हैं, रात को 10 बजे आते हैं। हम लोग एक रोबोट की तरह काम करते हैं, कड़ी धूप में भी काम कर रहे होते हैं। आज बाहर 46 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन आप भी यहाँ पे गर्मी में हम लोग काम कर रहे हैं, हम भी घूम रहे हैं, कई लोग सेल्समैन घूम रहे होंगे। उनको इम्पोर्टेंस बताना बहुत ज़रूरी है कि तुम्हारे मम्मी पापा ने इस कड़ी धूप में अगर ये पैसे कमाए हैं तो उसकी एक इम्पोर्टेंस है। You are not giving importance to the money only, you are giving importance to the hard work of your parents also, because जब तक उनमें ये चीज़ें नहीं आएंगी वो समझ नहीं पाएंगे, और यही वो अपने बच्चों को भी समझाएंगे कि हाँ कि इम्पोर्टेंस क्या है हार्ड वर्क की, अपने पेरेंट्स की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग इज कि कोई भी चीज़ के लिए आप टैग रखिए, उनको बताइए कि हाँ कि उनकी वांट्स क्या हैं और नीड्स क्या हैं। अगर वो उसको आपको बोल रहा है कि पापा मेरे को ये शर्ट लेनी है, मेरे को ये लेना है, ठीक है, ये उनका नीड्स हैं, आप उनको पूरा करिए। लेकिन जो उनकी, सपोज करो कि अयान हुआ, तो अयान को हमने सबसे पहले जो चीज़ लेके दी थी, गुल्लक लेके दी थी, अयान के फुल कैबिनेट ऑफ गुल्लक भरी पड़ी है। उसको सेविंग की बहुत अच्छी आदत है। जब थोड़ा बड़ा हुआ, जब उसको समझ आना स्टार्ट हुआ, बच्चों के साथ मिक्स होना स्टार्ट हुआ, तो सभी के पास, 2-3 लोगों के पास PS5 थी, तो मेरे पास आया कि मेरे को PS5 चाहिए। हमने थोड़ा अवॉइड किया कि हाँ कि जितनी देर अवॉइड कर सकते हैं। वन फाइन डे शिवानी ने उसे समझाया कि ये इम्पॉर्टेंट है, कि हमें इसे समझाना चाहिए कि ये पैसे कैसे खर्च करने और क्यों इम्पोर्टेंट है, और इसके ऊपर एक टैग रखेंगे कि अगर तुम ये करके तुम अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करोगे, अपना पूरा होमवर्क करोगे, तुम अपने कमरे को साफ रखोगे या कुछ भी करोगे, जैसे मम्मी पापा हार्डवर्क करें, तुम हार्डवर्क करके घर को संभालोगे, बिकॉज वी आर ए न्यूक्लियर फैमिली, तब आपको भी हम लोग ये करके देंगे एंड वी विल टेक द बर्डन। उसे ये नहीं बोला कि हाँ हम एकदम से लेके दे सकते हैं। तो ये है। और आपने एक बहुत अच्छी बात बोली मैम कि इनायत ने गुल्लक तोड़ी और उसको दिया। द सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड आजकल मिस हो रहा है बच्चों में। उनको सिखाना बहुत ज़रूरी है कि जब वो गुल्लक में से निकाल के किसी को देते हैं तो सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड क्या चीज़ होती है, उसकी जो अंदर से शांति मिलती है वो दिखाना बहुत ज़रूरी है। और बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, आजकल जनरली ये गलती मैं भी करता हूँ, ठीक है, और सब ज़्यादातर पेरेंट्स करते हैं, बिकॉज हम लोग अपनी लाइफ में इतने बिजी हो चुके हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम लोग कुछ कर सकें, न्यूक्लियर फैमिली है, सभी कुछ करना है।
हम लोग स्विगी के ऊपर, ब्लिंकिट के ऊपर चीज़ें मंगवा लेते हैं 5 मिनट में, बिना सोचे समझे कि हाँ क्या है, कितने की आएगी, कितने नहीं आएगी, ठीक है, सेंस ऑफ कन्वीनियंस है। तो उसी को देख के उसे लगता है कि हाँ कि एक दिन हम बैठे थे तो बोला कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, तो हमने कहा कि बेटा जब हम जाएंगे तो ले देंगे, बिकॉज वी वांटेड टू अवॉइड दैट। तो उसने बोला कि पापा यू कैन ऑर्डर फ्रॉम स्विगी। स्विगी। तो मेरे को लगा कि इसके सामने हम ज़्यादा करते हैं, तो दिस इज़ ए रॉन्ग थिंग, क्योंकि इससे क्या है, इम्पल्सिव बाइंग आ जाती है। अब इस दिस इज़ अ केस ऑफ इम्पल्सिव बाइंग, कि मेरे को इम्पल्सिव बाइंग थी और मेरे को स्विगी के ऊपर है मिल रहा है तो मैं ले लूँगा उसे। बट जनरली रूल होता है, 1 डे रूल होता है, 24 आवर रूल बोलते हैं कई लोग उसे, कि आप उसे थोड़ा सा अवॉइड करिए, उसे समझाइए कि अपने नर्व्स को कंट्रोल कैसे करना है, 24 आवर्स तक उसको डिसीजन को रखिए। आपको 25th आवर में अपने आप लगेगा कि नहीं मेरे को ये चीज़ नहीं चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बच्चों को बतानी बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चों को बताएंगे, एंड दे आर मोर सेंसिटिव देन अस, मोर इमोशनल देन अस, और उनकी थिंकिंग पावर आजकल के बच्चों की बहुत ज़्यादा अच्छी है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो गई है, और ये सभी कुछ समझते हैं। बस एक कोशिश ये है कि हमें उन्हें समझाना है। समझाने वाला चाहिए ना। बिल्कुल। एक बार मैं और मेरी फ्रेंड, उसकी एक डॉटर थी, मेरे 2 बच्चे थे, छोटे थे। हम उनको एक बार कहीं ऐसे ही ले गए, कोई फेयर लगा हुआ था, वहाँ पे झूले थे, है ना। तो उन्होंने, बच्चों ने लिए, 10-10 रुपए का होता था। अब बच्चे जिद करने लगे कि एक और जैसे होता है ना। तो मैंने उनको बोला नहीं, बस एक लेना था, ले लिया, अब चलो कुछ खाते हैं, खाने में जो मर्जी खा लो, ठीक है। तो मेरी फ्रेंड ने बोला लेने देना, 10 रुपए का ही तो है। मैंने कहा बात 10 रुपए की नहीं है, बात मेंटल ट्रेनिंग की है। दे शुड लर्न टू कंट्रोल। ऐसे नहीं कि दिल कर रहा तो ये कर लिया, दिल कर रहा तो वो कर लिया, बात 10 रुपए की नहीं है। तो एक ट्रेनिंग, क्योंकि लाइफ में जब हम जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, वैसा तो हमेशा नहीं होता। और अगर हमें इतनी आदत पड़ जाए कि जो हम चाह रहे हैं और वो मिल जाए साथ के साथ, फिर तो हम बहुत परेशान होंगे ना लाइफ में जब नहीं मिलेगा। तो आई वॉन्ट टू ट्रेन देम that it's not always what you want, you should get it there and then. Then I saw the change, like when we were young. चलो हमारे तो पेरेंट्स के पास बेचारों के पास था ही नहीं ज़्यादा कुछ, तो बहुत फाइनेंशियल ट्रबल्स देखी लाइफ में। फिर हम भी जब जर्नी स्टार्ट की, जॉब में थे, ये सब बहुत। लेकिन मैंने देखा कि मैं एक बार एक फ्रेंड के घर गई, तो मैंने देखा वो ना बहुत जिद कर रही थी उसकी डॉटर की, मुझे होंडा सिटी चाहिए। शी जस्ट पास ग्रेजुएशन। तो मैं बड़ी हैरान, मैंने कहा ये भी नहीं कह रही कि गाड़ी चाहिए, ये कह रही है कि मुझे होंडा सिटी लेनी है, कम से कम मारुति भी ले सकती थी। तो मैंने वो चेंज देखा कि कितना चेंज आ गया सोसाइटी में, और वी फील जस्टिफाइड कि बच्चे को ये देना है। लेट देम अर्न, नो, लेट देम अर्न, व्हाई नॉट। और ये कहीं मेरा थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये भी रहता है कुछ जगह पे, कि जो हम कहते हैं ना हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, इस पे मेरा थोड़ा सा वो रहता है। मुझे लगता है कि एक स्टेज तक तो हम बच्चों के लिए कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें उनको बेसिक नेसेसिटीज़ देनी होती हैं, उनकी स्कूलिंग, उनका सब कुछ, है ना, बेसिक। पर एक स्टेज के बाद शायद हम अपने नशे के लिए कर रहे होते हैं, कि हमें और बड़ा बनना है, हमें और, यू नो, और। तो मुझे लगता है कि बच्चों को, मेरी डॉटर्स बोलती हैं कि मम्मा जो आपने हमें लेगेसी में जो दे दिया ना ऑलरेडी, वैल्यूज़ और लर्निंग और विजडम, हमारे लिए बहुत है। ये जो फाइनेंशियल लेगेसी है ना, वो हमें मैटर नहीं करती अब। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम बच्चों को कैपेबल बना दें, जो आप कह रहे हो, जैसे आप आयान को रेज कर रहे हो, तो अगर हम उनको कैपेबल बना दें तो वो कभी तंग नहीं होंगे। बात चीज़ मिलने या ना मिलने की नहीं, मुझे लगता है वो सेकेंडरी है। बात है कि हाउ डू दे ट्रीट हार्ड वर्क, वैल्यू टाइम, वैल्यू मनी, इजंट इट। तो अब कमिंग बैक टू माय प्रीवियस पॉइंट, कि जब जैसे बहुत लोग एजुकेटेड हैं, हमें बचपन में सिखाया गया सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। और वो अगर मैं आज सोचती हूँ तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो बहुत अच्छी चीज़ है है ना, कि कमाल क्या कॉन्सेप्ट है, और उससे हम कितना रिच हो सकते हैं, रियल मायने में रिच हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स कहाँ की कहाँ जाती हैं। लेकिन हमें जब स्कूल्स में एक्चुअल देखा जाए तो हमें उस सेंस में नहीं बताया गया। मुझे तो समझ नहीं आया, आपको आया हो तो मुझे नहीं पता। बहुत दुनिया में अब काफ़ी अपने एम्प्लॉयज़ से भी पूछती हूँ
कि आपको पता है वो जो सिखाते थे उसका आपकी लाइफ में क्या मायना है? सब ब्लैंक होते हैं। हाँ जी मैडम कुछ होता तो वो 100 रुपए डालो, 100 डालो, 100, उनको रियल मायने नहीं पता होता। तो हम अपनी एजुकेशन, मुझे तो ये लगता है बहुत स्ट्रांगली कि बुक ना शुड बी पार्ट ऑफ एक्चुअली देयर सिलेबस, बिकॉज हम सब कुछ सिखा रहे हैं बच्चों को, कमाना भी सिखा रहे हैं। हम उनको करियर की कितने ऑप्शन बताते हैं, करियर काउंसलिंग कराते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन करियर भी बन गया, कमाना भी शुरू कर दिया, उसके बाद एक्चुअल रिच कैसे होना वो तो कोई बता ही नहीं रहा है ना। अभी मेरा एक लेक्चर था तो हम बात कर रहे थे वहाँ पर, तो हम लोग जो सिखा रहे हैं, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम सिखा लेते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सिखा लेते हैं, सभी कुछ कॉम्प्लेक्स इश्यूज पर ला लेते हैं, लेकिन बच्चों को जो सिखाने की चीज़ है कि वो हमने कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम में। वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो घर, उसके लिए घर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आजकल आपने देखा होगा, पहले जॉइंट फैमिली थी तो दादा दादी नाना नानी और सभी कुछ, कोई स्टोरीज उनको सुना रहा होता था, कोई हम पंचतंत्र की कहानियाँ सुना रहे होते थे। टीवी भी उसी टाइप का था कि हाँ के सैटरडे संडे को सुबह 9 बजे इस तरह की कहानियाँ आई थी, आती थी। रामायण महाभारत हमेशा वेट रहती थी। जैसे आपने कहा कि आप सैटरडे को हमेशा एक मूवी देखा करते थे। आजकल न्यूक्लियर फैमिली है, हम फास्ट दौड़ रहे हैं, बच्चे फास्ट दौड़ रहे हैं, सभी कुछ है, तो वैल्यूज़ कहीं ना कहीं मिस हो जाती हैं या हम उनको अच्छे से बता नहीं पाते कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। बच्चे वही सीखते हैं जो हम उन्हें सिखाते हैं। जहाँ जो माहौल होता है, चाहे वो घर का हो, चाहे उनके दोस्तों का हो, चाहे स्कूल का हो, तो आपके बच्चे इतने बढ़िया हैं, सभी कुछ है, मतलब रेस किया है माँ, तो मैं देखता हूँ कि वो इसी कारण है क्योंकि यू हैव गिवन टाइम टू देम। समय बहुत बलवान चीज़ है, मतलब गुजराती में एक कहावत है, समय बलवान छे। तो समय बहुत बलवान होता है। जैसे आपने समय को टाइम दिया, उनको सभी कुछ किया, तो वो देने से ही वो हुआ। तो ये जो इन्वेस्टमेंट भी है ना मैम, इसमें समय बहुत, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है। मतलब समय से आपको सभी चीज़ें सिखानी चाहिए। आप सोचेंगे यार जब 10th में हो जाएगा तब सिखा देंगे, अभी जल्दी क्या है, 6th में तो है। कई बार ही आते हैं उसके नाना, ये यार अभी छोटा है यार नितिन, थोड़ा सा नहीं करना चाहिए। तो मैं उनके सामने कहता हूँ जी पापा के कुछ नहीं है पर वो जैसे ही जाते हैं तो आई केम बैक टू माई ओरिजिनल रूप। ये सेम स्टोरी मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग बताती हूँ। माई डॉटर्स वर वेरी स्मॉल, आई एम टेलिंग 2009-10 की बात है। दे वर 10 and 15 टाइप्स। सो मैं ना एक बार उनको लेके बैठी हुई थी, तो मेरी फ्रेंड का कॉल आया, तो शी सेज क्या कर रहे हो? आई सेड कुछ नहीं, ईशानी इनायत को ना मैं सारा कुछ बता रही हूँ, इंश्योरेंसेस, माई इन्वेस्टमेंट जो भी है सब बता रही हूँ, डॉक्यूमेंट्स। पागल हो गया शी सेड उनको बचपन उनका रहने दो, उनको जीने दो, है ना, कि क्यों अभी से उन पे इतना स्ट्रेस डाल रही हूँ। मैंने स्ट्रेस नहीं डाल रही, मैं उनको रादर फ्रीडम दूंगी, उनको समझ आएगा, दे विल फील मोर इन कंट्रोल। ऐसे लाइफ का क्या पता चलता है, नाउ दे हैव सिंगल पेरेंट, कल को मेरा भी कुछ हो जाए तो एकदम क्या करेंगे, दे शुड बी एजुकेटेड एनफ। तो एक्चुअली ये जो थिंकिंग है ना कि हम अगर बचपन से उनको कुछ ऐसी चीज़ें बता रहे हैवी सो कॉल्ड, हम इस पे ये बहुत समझती हूँ नितिन कि फाइनेंस के लिए दो भाई एक दूसरे का गला काट सकते हैं आज प्रॉपर्टी के लिए, राइट? हस्बैंड वाइफ में डिवोर्स हो जाता है, बाप बेटे में झगड़े हो जाते हैं, मतलब दुनिया ऐसे हो गई है बिकॉज ऑफ मनी एंड प्रॉपर्टी। बट हम इसकी बात कहीं नहीं करते, हम एजुकेशन नहीं करते, स्कूल में नहीं करते, इवन दो ब्रदर्स आपस में बात नहीं करते। इवन अगर दो बच्चे शादी हो रही है उनकी पहले बात नहीं करेंगे कि भाई मेरी जो सैलरी है मैं उसका क्या करना चाहूँगी, मैं जॉब करना भी चाहूँगी नहीं चाहूँगी, या कैसे रहेगा सिस्टम फाइनेंशियल, नोबडी टॉक्स। हम ये ऐसा एक टैबू सब्जेक्ट क्यों है कि लोग बात ही नहीं करते और लड़ते इसके लिए, ये नहीं समझ आती मुझे। मैम इस आपने क्वेश्चन भी पूछा और खुद ही आंसर भी दिया इसका कि हाँ के है, द ओनली थिंग इज़ वैल्यू सिस्टम। तो वैल्यू सिस्टम इज़ होना बहुत ज़रूरी है और वो ग्रास रूट से ही आता है। तो हम लोग जनरली इस कारण नहीं बात करते कि यार हम सोचते हैं कि हाँ कि कल कर लेंगे, हमारी जनरली एक मेंटालिटी रहती है मुझे कल। नहीं लगता कि ये हमारी वैल्यूज में से का कि पैसे की बात करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, अच्छा नहीं होता, ऐसी फीलिंग है कुछ। नहीं नहीं मैम, जनरली आपने देखा होगा ना मैम, मैंने पहले एग्जांपल दिया गुजराती मारवाड़ीज कम्युनिटीज़ में, वहाँ पे मैम ये सभी बातें होती हैं, हम्म, उनको सब मालूम होता है। तो एक मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, छोटी सी हमारे ही घर में स्टोरी हुई। तो हम लोग, एआन वाज नॉट डूइंग समथिंग, एआन वाज क्रिएटिंग ए सम नॉनसेंस, ये नॉनसेंस क्रिएट कर रहा था। तो हमने, आई वाज वेरी वरिड, तो मैंने जोर से डांटा कि मैं, आई वाज डूइंग माय वर्क, तो कि एआन दिस इज नॉट राइट, यू आर नॉट डूइंग इट।
एंड तो शिवानी ने भी फिर, अगर मैं आया हूँ तो शिवानी उसको रोकने के लिए मुझे डांटने की बजाय उसको कहती है कि यस यू आर डूइंग रॉन्ग, टू योर पापा इज सपोर्ट राइट, यू हाँ, सो दैट, तो उसे लगे ना। हाँ उसे लगे, तो हाँ। उसको कर रही थी, तो उसको तो मैंने बोला कि बेटा देख, ये बहुत ज़रूरी होता है पैसा बचाना, पैसे को सेव करना, हम लोग इतना हार्ड वर्क कर रहे हम्म। हैं, डिमांड्स आर ओके, वी विल गिव इट टू यू, बट द ओनली थिंग इज कि यार समझ इस बात को। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इफ यू ऑल गो टू दिस ट्रैप, तो हो सकता है कि यार जस्ट लुक एट अदर्स के, हाँ कि कोई अच्छी पोस्ट पे चला गया है, कोई अच्छी पोस्ट पे जाना है, उसके लिए करना पड़ेगा, हमें स्टेप बाय स्टेप पढ़ना पड़ेगा, अच्छी डिग्री लेनी पड़ेगी, उसके बाद ये करना पड़ेगा। तो मैंने कहा अदरवाइज तो फिर नहीं होगा, तो यू विल बी जॉबलेस, और फिर जैसे आप हमसे मांग रहे हो, आप अपने बच्चों को आगे नहीं दे पाओगे, ठीक है ना, फिर आप उनको क्या आंसर करोगे। तो मैंने कहा कि ऐसा थोड़ी है कि आप, आई एम रनिंग ए कंपनी तो यू विल बी ऑन द। तो उसने 1 मिनट शांति पॉज लिया, उसके बाद बोला कि पापा आपकी बात हो गई। मैंने कहा, कहता पापा मेरे को आपकी कंपनी भी नहीं लेनी है और मॉम का बिजनेस भी नहीं लेना है, आपने मेरे को म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट बताई हुई है, दैट इज सफिशिएंट फॉर मी, मेरे को ये बता दीजिए मेरी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कितनी है। So he made himself sufficient कि by teaching and telling the investment point, right? अभी भी हमारे घर में जब भी कोई पैसे जिसको जनरली दे जाते हैं, कोई नाना नानी दादी आती है, तो क्योंकि सिंगल चाइल्ड है तो एक ज़्यादा होता है कि हाँ कि सभी उसको दे हम्म। के जाएंगे, तो कोशिश यही रहती है कि उसके पहले तो गुल्लक में डालता था, आजकल गुल्लक में से उसने थोड़ा ये करना है कि मैं इसमें से 500 रुपीज़ हैं, 100 रुपीज़ आई विल स्पेंड, 400 रुपीज़ आई विल सेव। तो हमने कहा कि ठीक है, लेकिन वी विल नॉट गिव यू एनीथिंग। तो अभी उसको होता है कि हाँ कि आइसक्रीम गए कुछ भी है तो यू जस्ट टेक फ्रॉम दैट 100 रुपीज़। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं माइंड ऐसी में क्लिक आदत कर बन जाती के। हैं। अब जैसे नितिन, आपने शुरू में बोला कि अर्निंग माइनस सेविंग शुड बी द एक्सपेंडिचर, राइट? बहुत लोगों की मेंटेलिटी ये होती है कि अरे इतना खर्चे हैं, फिर बचेगा ही नहीं, हमारे तो खर्चे ही नहीं पूरे होंगे, तो पहले सेव करके अलग इन्वेस्ट कर दिया तो आगे कैसे होगा। बहुत है, मेरी बात भी होती है, मैं अपने एम्प्लॉयज़ को ही सिखाती रहती हूँ, तो वो उनके जवाब ऐसे होते हैं, नहीं मैडम आपको नहीं पता बड़े खर्चे होते हैं, पहले कैसे करते हैं, इतना तो बचा ही नहीं पाएंगे। हाँ, तो किसी की तो मैंने ज़बरदस्ती इन्वेस्टमेंट करवा दी, मैंने उनकी सिप चालू करवा दी। तो शुरू में तो बड़ा तंग हुए, शुरू में तो उनको लगा कि यार ये क्या पंगा हो गया, मतलब सैलरी कम हो गई। अभी दे फील वेरी हैप्पी, जो हमारा इतना इकट्ठा हो गया। लेकिन बहुत लोग अभी भी ऐसा फील करते हैं, और उनको ये भी लगता है कि मैं बात कर रही हूँ, मैं बिजनेस वुमेन हूँ, यस, इन्वेस्टमेंट है तो कर रही हूँ, आप भी बड़े हो तो ठीक है, लेकिन हम नहीं कर सकते। तो जो छोटे छोटे फंड को बड़ा बनाना, उसका कोई ऐसा इनको समझाए हमारी ऑडियंस को कि कैसे छोटा छोटा ही बहुत बड़ा बन जाता है। मैम इन्वेस्टमेंट्स ना, इन द सेंस मैंने बोला कि लोग कई बार सेविंग कर लेते हैं, उनके बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा रहता है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न नहीं आ रहा, इन्फ्लेशन उसको खा जाती है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम एक है तो हमारे देश सेविंग में। अकाउंट में नहीं रखना है। हाँ, सेविंग अकाउंट में रखो, लेकिन आपको 2-3 चीज़ें करनी थी मैम। एक इमरजेंसी फंड बनाना बहुत ज़रूरी है कि कल को कुछ भी मिस हैपनिंग हो, जैसे कोविड आ गया था, 6 महीने तक लोगों की सैलरी नहीं आई या कुछ नहीं था। तो इमरजेंसी फंड क्या होता है, 6 महीने से लेकर 9 महीने तक आप अपनी सैलरी को एफडी करवा के रख लीजिए, डेट म्यूचुअल फंड में डाल लीजिए या कहीं रखिए, ताकि कल को कोई भी इशू आए तो आपके 6 से 9 महीने आप उसको इमरजेंसी फंड को यूज़ कर सकें। और उसके बाद अगर आप कैपेबल हैं तो 6 से 9 महीने में आप कुछ ना कुछ तो ढूंढ ही लेंगे, ताकि आपकी फिर से गाड़ी है जो वो लाइफ। सड़क पर आ जाए। मैं छोटा सा एग्जांपल लूँगा, 4-5 साल पहले मेरे पास एक एम्प्लॉय आया, वो मेरे को बोला कि सर कि मेरे को पीएफ नहीं अपने डिडक्ट करवाना है। तो मैंने कहा क्यों नहीं करवाना है, तो उसकी सैलरी 30,000 रुपये थी। तो उसने बोला सर 1,800 रुपये कट जाते हैं, 30,000 रुपये हैं, यू नो कि हाँ कि कैसे हो रहा है। तो मैंने कहा कि यार कि ये तो कटेगा ही नहीं, तो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट और क्या क्या है। तो वो कहता कि नहीं सर इसको बंद करना है। आफ्टर ए लॉन्ग डिस्कशन इन द सेंस, आफ्टर माई हार्ड वर्क, उसने बोला ठीक है सर नहीं है। आज 5 साल बाद जब मैं मिल रहा हूँ तो उसके अकाउंट में 2-2.25 लाख रुपए का पीएफ जमा हुआ है। तो मेरे पास आया सर कि दिस इज़ ओनली ड्यू टू यू, कि पीएफ जमा हुआ है। नहीं तो वो छोटी सी बात थी जिसको वो अवॉइड कर रहा था। सेकेंड थिंग इज इन्वेस्टमेंट हम लोग इस कारण भी करना जरूरी है क्योंकि हम आज सोशल सिक्योरिटी में नहीं है, हमारे इंडिया में कोई सोशल सिक्योरिटी कवर नहीं है। आप 60 ईयर्स के हो जाएंगे तो उसके बाद आपको पैसा कहाँ से आएगा, आपका रेगुलर फंड कहाँ से आएगा। तो रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है। या बच्चियों की एजुकेशन का आप देखोगा, कई लोग
आईएम्स में जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, तो भी जनरली सोचते हैं कि आप पैसे इकट्ठे कहाँ से इकट्ठे करेंगे। अगर उन्होंने शुरू से प्लानिंग की होती तो शायद उस ट्रैप में ना फंसते मैम। और कई लोग ऐसे होते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अपनी छोटी सी नीड के लिए उस इन्वेस्टमेंट को बंद कर देते हैं या उसको नहीं चलाते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। हम लोग ज़्यादा बड़ा रिटर्न नहीं मान रहे, हम लोग 12% का रिटर्न मान रहे हैं कि 12% म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आप रेगुलरली करोगे, लॉन्ग टर्म के लिए करोगे तो 12% आ सकता है आपको। आप 10,000 की सिप करिए, ठीक है। जिस दिन मैं 25 साल का हुआ था, मेरी 10,000 रुपये की सिप स्टार्ट हुई थी, और मेरा एम है कि मैं 35 साल तक करूँगा 10,000 रुपये की सिप। मैंने 10 साल बाद तोड़ दी वो 10,000 रुपये की सिप। तो आपने 1,20,000 रुपये साल का दिया था, तो 10 साल में 12 लाख रुपए दिया। 12% के हिसाब से वो कितना बना? 24 लाख रुपए के आसपास बनता है मैम, 24-25 लाख डबल हो जाता है ऑलमोस्ट। 24-25 लाख रुपए। वही पैसा अगर आप 25 साल के लिए करते तो आपका 2 करोड़ रुपए होता है मैम, 10,000 रुपये मंथली जमा करके। और मैं 25 से मैं आपको 35 साल में लेकर जाता हूँ, और यही पैसा अगर 25 साल की जगह 35 साल में आप विड्रॉ करते तो मालूम है कितना फंड होता? 24 लाख, 2 लाख, 2 करोड़, ये होता है 6.5 करोड़ रुपए। तो सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट रेगुलरली करनी है और अर्ली स्टार्ट करनी है, जितनी जल्दी स्टार्ट हो सके। जैसे आपने इनायत के बारे में बोला कि जैसे उसने कहा कि रिटायरमेंट प्लानिंग उसी से स्टार्ट कर ली। तो जब आपकी जॉब लगे, आपको पहले 2-3 महीने ठीक है कि यू कैन रिलैक्स, देयर इज नो इशू इन इट, बट लगे उसके बाद इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट करी, चाहे वो 1,000 रुपए की क्यों ना हो, 500 की क्यों ना हो। हम यही जनरली सोचते हैं कि यार कि जब मेरे पास बड़ा पैसा होगा तब मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। इन्वेस्टमेंट तभी से स्टार्ट करनी चाहिए जब आप 250 रुपए से भी करिए, चाहे 500 रुपए से भी करिए। एग्जैक्टली ये मेरा क्वेश्चन था कि अगर कोई किसी की बहुत कम सैलरी है, 20,000 सैलरी है, 30 है, उसको लगता है गुजारा ही नहीं होता, मैं सेविंग कैसे करूं? वो अर्निंग माइनस सेविंग आपने बोला, तो सेविंग में तो कर ही नहीं सकता। तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करते हो कि उसको, आपने बोला 250 रुपये सेव करे, 500 करे, तो वो कैसे कर सकता है, क्या करना चाहिए उसको? मैम एक सिंपल रूल होता है फाइनेंस का, 50-30-20 का। 50% नीड्स के ऊपर खर्च करना है, 30% वांट्स के ऊपर खर्च करना है, और 20% आपने सेविंग करनी है। इररिस्पेक्टिव ऑफ जो मर्जी उसकी सैलरी हो। मैम देखिए, कई लोग ऐसा होता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। कि एक लड़का है जिसकी सैलरी 10-15 हज़ार रुपये है, ठीक है, अभी नया स्टार्ट किया है। उसने घर में सोचना है कि वो अकेला कमा रहा है, उसके मदर फादर भी नहीं कमा पा रहे हैं, या मदर को कोई प्रॉब्लम हो गई है, मेडिकल भी है, सिस्टर की मैरिज भी करनी है, वो नहीं बचा पाता। ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, जनरली प्रॉब्लम्स आती हैं ऐसी। उस केस में हो सकता है कि एक्सेप्शंस हो, बट अगर आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी एज सच नहीं है, आपको एज सच कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर नहीं फेस कर रहे हो, और आपकी सैलरी मिलनी स्टार्ट हुई है, तो फर्स्ट थिंग इज सेव 20% ऑफ योर अर्निंग्स। दिस इज मस्ट। आप उसको करिए, किसी भी हालत में करेंगे। आप 20% नहीं कर पाए, आप शुरुआत 10% से कर लीजिए, 15% से कर लीजिए। द गोल्डन रूल इज 50-30-20, बट इफ यू वांट यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 10% ऑल्सो, 5% ऑल्सो, 15% ऑल्सो। तो जस्ट पर 20 करें जरूर। करें जरूर। और वो उनको, मान लीजिए किसी की 20,000 सैलरी है, उसके लिए तो 500 रुपये भी स्ट्रगल है निकालना, और वो 500 रुपये उसको कहाँ इन्वेस्ट करने चाहिए, क्या करना चाहिए? मैम देखिए, अगर 20 साल के लड़के हैं या 25 साल के लड़के हैं, एक ए है और एक बी है, तो दोनों के लिए मैं हमेशा यही देखता हूँ कि हम दोनों के लिए सेम प्लान नहीं बना सकते। उनका सबसे पहले जो चीज़ होती है कि उनकी फाइनेंशियल एबिलिटी तो नहीं है कोई, उनका घर का माहौल कैसे है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसी हैं, उनका बाकी घर में कोई कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है, उनकी एजुकेशन लेवल कैसी है, उनका फ्यूचर कैसे लेना, और वो कितना रिस्क ले सकते हैं। रिस्क रिटर्न को उसके हिसाब से हमें बताना पड़ता है। जनरली मैं एडवाइस यही करता हूँ कि हाँ, कि आप लोग इक्विटी म्यूचुअल फंड वगैरह करिए, कुछ करिए, बट देयर आर मैनी स्कीम्स। कई लोग होता है कि हाँ, कि मेरे को, जैसे कोई एज्ड होता है, यानी कि जैसे आपने बोला कि हाँ, कि उसको करना है, तो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कुछ करना है या कुछ भी करना है, तो मैं उनको बोलता हूँ कि हाँ, आपके इनकम अभी नहीं आ रही है, तो आप कुछ पोर्शन अपना पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में डालो, ताकि आपका अब सैलरी आनी बंद हो गया तो वहाँ से आती रहेगी। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स हैं, आप उसमें इन्वेस्ट करिए, ताकि आपको वहाँ से रिटर्न आता रहे, क्वार्टरली पे आउट आता रहे, और पैसा आप अपना सिप्स वगैरह SWP में डालिए, ताकि आपको रिटर्न आनी स्टार्ट हो जाए।
तो हर बंदे की प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग नीड इज डिफरेंट है, एज पर हिज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, एज पर हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एज पर हिज बजटिंग, एज पर हिज इनकम लेवल, ये सभी कुछ ध्यान में रखकर करना पड़ता है। जैसे मैं बहुत ऐसे लोगों को मिलती हूँ, हमारी इंडस्ट्री में भी इस तरह के 200 लेबर हैं जो काम करते हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो ना, मैंने उनको ड्रिंक पे 200 रुपये की बोतल 300 की बोतल को 800 रुपये में खरीदते देखा है कोविड टाइम्स में। पता चला मुझे कि वो ये सब स्मगल करते थे बाहर से। लेकिन अगर उनको हम कहें 500 रुपये बचाने हैं, आप बचाया करो, तो वो नहीं बचाते। माइंड सेट इज़ लाइक दैट। तो मेरा ये सोचना है आपकी बात सुनने के बाद कि हालात, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी के पास कितने भी पैसे हों, अगर वो है तो नीड्स तो चलती रहेंगी, वो हटेंगी नहीं, है ना। जितना मर्जी पैसा हो उतनी नीड्स बढ़ जाती हैं। तो अगर 500 रुपये का एक सिस्टम बना दे और भूल जाए, वो ये सोच रहे हमारी सैलरी 19,500 थी, 20,000 थी ही नहीं, तो शायद, और भूल जाए, नीड ना सोचे, तो आपको लगता है कि दैट विल बी गुड? आज की तारीख में जिसने पैसा बनाया है, आई हैव सीन मैनी पीपल, जो भूले हैं वो उन्होंने पैसा कमाया है। जो जो याद रखते हैं उन्होंने पैसा हमेशा गवाया है या बीच में ही रुक गए। तो भूलने वालों ने पैसा कमाया, और समय के ऊपर ये स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। एक मेरी दादी कहती थी कि मैं दादी के पास बहुत रहा हूँ, तो कि रेत और साबुन के अलावा एक ही चीज़ हाथ से फिसलती है, वो है समय। तो समय पे ही आपको इन्वेस्टमेंट कर लोगे तो, नहीं तो ये फिसल जाएगा, आपके हाथ के में नहीं रहेगा। तो फिर जो भी चीज़ आप समय पे करिए, ठीक है ना। ये समय और आपको कोई बताने नहीं आएगा कि ये सही समय है कि गलत समय है। आप स्टार्ट करिए, जब स्टार्ट किया वही और सही उस समय। डिसिप्लिन को मेंटेन रखिए। लोग डिसिप्लिन मेंटेन नहीं रख पाते। गुड टू ग्रेट करके एक बुक है जिसमें मैंने हाँ, पहले भी हाँ, डिस्कस किया था कि लोग गुड टू बेस्ट बन के रुक जाते हैं। ग्रेट नहीं बनते। गुड टू बेस्ट बनने के लिए जो आखिरी 5% के लिए मेहनत चाहिए होती है ना, वो जो बन जाता है ना, वो ऋतु सिंघल बनता है। ठीक है ना। वो बेस्ट बनने के लिए 5% के लिए जो मेहनत चाहिए कि मुझे सुबह 7 बजे उठना है, मेरे को ये करना है, मेरे डिसिप्लिन है, मेरी वैल्यूज़ हैं, मेरे को ये करना है, मैं रात को 12 बजे भी पहुंच रही हूँ, मैं डिफरेंट टाइप के बिजनेस भी संभाल रहा हूँ, सभी कुछ करना है। वो जब आप में डिसिप्लिन आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, वैल्यूज़ आप मेंटेन रखेंगे, किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, तो हमेशा वो रहेगा। एथिक्स और इंटीग्रिटी, जैसे आपने मेरे को नहीं मालूम आपको ये याद होगा कि नहीं होगा, लेकिन मेरे को अभी तक याद है 10 साल पहले आपने एक स्टेज पे बोला था कि यू आर इन ट्रबल, फाइनेंशियल ट्रबल, और एक कपूर साहब थे जिनसे आपने पैसे लेने थे, और उन्होंने बोला कि आई विल नॉट बी एबल टू डू इट। और थोड़ी देर बाद 5-6 साल बाद उन्होंने फ़ोन किया आपको कि ऋतु कुछ, Want to meet you and हाँ हाँ, हाँ, तो कर्मा था ना। तो ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं इसी जन्म में मिलती है। तो मेरी दादी कहती थी स्वर्ग और नरक दोनों यहीं पे, कोई ऊपर नहीं। तो ये करना चाहिए ना जिंदगी में। ऑडियंस को मैं बता दूँ स्टोरी क्या थी। स्टोरी ये थी कि आई वॉज गोइंग थ्रू टफ फेज, यू नो, आई लॉस्ट माई हस्बैंड, तो देयर वर ह्यूज लोन, 60 करोड़ लोन, सो आई नीडेड मनी। तो हमारे कस्टमर थे जिन्होंने 24 लाख देना था, पर वो दे नहीं रहे थे, और बहुत ट्राई कर रहे थे। तो अल्टीमेटली एक ऐसी स्टेज आ गई कि मुझे लगा इन्होंने देना नहीं है, इनकी नीयत नहीं है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं कपूर साहब, ऊपर वाला देख रहा है। तो उन्होंने बोला मैडम डरा रही हैं। मैंने कहा नहीं, मैं आपको सिर्फ याद दिला रही थी कि कोई है। तो उसके बाद मैंने उनका फ़ोन नंबर डिलीट कर दिया, और उनकी कॉल मुझे 2 साल बाद आई, और सडनली ही सेड आई वांट टू मीट यू। आई सेड हाँ जी आइए। तो he came and he told his story. It was very sad story. He had heart attacks. His son got killed. His daughter also, I think, had dowry issue. तो in-laws ने कुछ torture वॉर्चर किया, तो काफ़ी सीरियस इश्यूज थे। He was very sorry कि आप सही कह रहे थे, ऊपर वाला है, कर्मा तेरी है। And he returned that money, 2-2 लाख के चेक दिए उन्होंने मुझे, 12 चेक, और ही रिटर्न। तो यस, मुझे लगता है वही मेरा सोचना है कि अगर बच्चों को हम ये वैल्यूज़ दे दें, सोसाइटी को हम ऐसा कुछ, तो मुझे लगता है अपने आप लाइफ बना लेंगे, उनको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। मेरी ये बहुत थिंकिंग है कि अगर उनको पढ़ा दिया, लिखा दिया, समझदार बना दिया। अब मेरी डॉटर है, डॉक्टर बन गई, अब उसके एम्स में फ़ीस कितनी है पता है आपको? MD कर रही है 900 रुपीज़ साल की, 1 साल की।
और उसके ऊपर उसको स्टाइपेंड मिलता है। तो अब जब वो काबिल हो गए तो पैसा तो खींच ही लेंगे ना। तो मुझे लगता है काबिल बनाना ज़रूरत है, ना कि उनको चीज़ें देना या मटेरियलिस्टिक वे से सपोर्ट करना। मैम जब मैं आप में ये क्षमता आ जाती है ना कि कैपेबिलिटी के ऊपर कि आज मेरे यहाँ से कुछ चला भी गया सब, लेकिन मैं इतना कैपेबल हूँ कि 2 साल में दोबारा खड़ा कर दूंगा, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती। हम ईरान को यही कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करते हैं, सबसे बड़ी हम यही देने की कोशिश करते हैं कि हमेशा कॉन्फिडेंट रहे कि अगर कल हमारे हाथ से कुछ चला भी जाता है, ऐसा भी कुछ भी हो जाता है, यू नेवर नो। रीबिल्ड हो बट द जाएगा। हम एक ही चीज़ जो मेरे में सबसे ज़्यादा है वो ये है कि मैं 2 साल में दोबारा कॉन्फिडेंट करके कुछ भी करके खड़ा कर सकता हूँ। मैंने पहले भी किया है और मैं दोबारा भी कर सकता हूँ, तो इसकी कोई कमी नहीं है। और जब ये आप में क्षमता आ जाती है तो अपने आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है और भगवान कहीं ना कहीं आपका साथ देता है। Nitin, I have one more question that I have circle of friends where I see that they belong to good families, stable life, where husbands are taking care of everything. They are not interested to learn about finance, management and all these things. So what do you think? Women को सीखना चाहिए, क्यों सीखना चाहिए ऐसे women जो feel करते हैं कि husbands are taking care? मैम टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने जो आज तक सीखा है मैंने वुमेन से ही सीखा है। मैंने अपनी बुक में भी यही लिखा है कि मेरी माँ, दादी माँ और शिवानी से ही मैंने सभी कुछ सीखा है। तो आज की जनरेशन में जो बेसिकली थिंग इज कि वुमेन के पास बहुत पावर होती है। मतलब कि कहते हैं कि घर की लक्ष्मी भी हुई है, सरस्वती भी हुई है और दुर्गा भी हुई है। तो जो ये चीज़ें हैं जो सिखाई जाती हैं हमें, चाहे आपने गुल्लक का जो प्रेरणा थी मेरी माँ थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो 10 रुपये 20 रुपये डिब्बे में छुपाना, चीनी के डिब्बे में, और वो सभी कुछ करना, तो वहीं से आपको एक पता चलता है कि हाँ कि सेव कर रही है मेरी माँ। आप जब वो चीनी का डिब्बा नीचे खत्म हो जाता है तब पता चलता है 10 रुपये भी मिले हैं या कुछ भी है। कोविड में भी आपने देखा होगा तो जनरली जो 500 के नोट छुपे रह गए वो उन्हीं की वजह से छुपे Ladies रह को गए कि हाँ कि वो कहीं ऐसी जगह उन्होंने छुपा के रख दिए थे जो मिले ही नहीं। या बता नहीं पाई हस्बैंड्स को हाँ बता नहीं कि पाई कि हाँ हमने कि क्या है। सेव करते थे। छोटी छोटी किटीज भी करती हैं तो वो 500 रुपए की, 200 रुपए की, 100 रुपए की कर करके कोई एक 5000 रुपए की जमा करती हैं और बड़ी खुश होती हैं कि हाँ कि ये सेव कर लिया। तो अभी कैम्स की एक रिपोर्ट आई, अभी कल ही पब्लिश हुई है। उसमें उन्होंने यही बोला कि हाँ कि वुमेन की जो सेविंग की हैबिट है म्यूचुअल फंड में, दैट इज इंक्रीजिंग लाइक एनीथिंग। ओके, तो इंटरेस्टिंग। दे आर मतलब ग्रोथ में देखेंगे तो दे आर ओवरटेकिंग मेन ऑल्सो। रियली? हाँ, और टियर 2 टियर 3 सिटीज में ज़्यादा वुमेन इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। जो टोटल कॉर्पस है म्यूचुअल फंड का वुमेन का, उसमें 55% इज कमिंग फ्रॉम दी टियर 1 सिटी, मतलब जो टॉप 30 सिटीज ऑफ इंडिया, और बॉटम उसके बाद जो भी टॉप 30 सिटीज के बाद है उनका 45% के एरिया में। तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वुमेन ज़्यादा करती हैं। और मैं एक बात को ये मानता हूँ मैम, आज की तारीख में इंडिया में जितना सोना भी पड़ा हुआ है ना, गोल्ड पड़ा हुआ है, वो इसी कारण सुरक्षित है कि वो हमारी माँ, बहन, बीवी के पास था। अगर मर्दों के पास होता ना तो अभी तक तो बिक गया होता या सभी कुछ हो गया होता। तो ये सभी कुछ उन्होंने संभाल के रखा हुआ है। वो एक ऐसी शक्ति है जो मैं हमेशा मानता हूँ कि बहुत प्रोमिनेंट रहती है, चाहे ऑफिस में हो, घर में हो। अगर वो शक्ति आपके पास है तो आप किसी को भी हरा सकते हैं, और मेरे साथ वो है। तो ऐसे लेडीज आजकल बहुत कम हो गई हैं कि जो कहती हूँ कि हाँ मैं फाइनेंस नहीं देख रही है, कुछ नहीं है। ये भी एक तरह का नया फैशन हो गया, फैड हो गया मैम, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक तरह का नया कि जो आप देखते हैं इन रील्स वगैरह पे, तो देखते हैं वो मैं इस कारण सेविंग कर रही हूँ क्योंकि मेरी फ्रेंड भी सेविंग कर रही है। दिस इज बिकॉज आई जनरली मीट ऑल दीज काइंड ऑफ चलिए, इस पीपल। बहाने दे आर लर्निंग हाँ टू। कि भाई कि हाँ सिप क्या होता है, मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूंगी, चाहे उनको रिटर्न से इतना मतलब नहीं है, या वो इस कारण नहीं कर रही हैं कि उनको अपना रिटायरमेंट सेव करना है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी वेरी रिच, दे आर सिक्योर्ड, बट दे आर डूइंग इट बिकॉज ये भी एक नया तरह का फैड है, बट दे आर डूइंग इट। तो इस बहाने अपने बच्चों को इनकरेज करेंगी। इनकरेज करती हैं। और जो वर्किंग वुमेन है मैम, हमने जर्नी देखा है कि मेरे जो टेन्योर में 25 ईयर्स में, अभी जो मैंने लास्ट 5-6 ईयर्स में देखा है, जो वर्किंग वुमेन है अब ज़्यादा इस सिप्स वगैरह की तरफ फोकस कर रही हैं मैम, क्योंकि उनको मालूम चल रहा है कि हाँ कि कल को कुछ भी मिस हैपनिंग होती है या कुछ भी हो रहा है ये एक रीज़न ये भी हो सकता है कि उनको लग रहा है कि हाँ कि कल को मेरी फैमिली लाइफ या मैरिड लाइफ कुछ भी होता है तो मेरे पास एक सिक्योरिटी होनी चाहिए, सेंस ऑफ सिक्योरिटी होनी चाहिए, आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट, या मेरे बेटे के लिए भी होना चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वो पैसे को ज़्यादा समझती हैं
इम्पोर्टेंस ऑफ इम्पोर्टेंस उनको मालूम है कि हाँ कि मेरे बच्चों का आज मेरा बेटा या बेटी है और 18-19 साल में जब ये मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज में जाए तो मैं किसी के पास हाथ फैलाने ना जाऊं या मेरे को लोन ना लेना पड़े, तो मैं अभी से कर लेती हूँ। ऐसे कई लोग हमारे पास आ रहे हैं। मैम सेकेंड इज, या उनको लग रहा है कि वो 30-35 ईयर्स की ब्रैकेट में पहुंची हैं, 40 ईयर्स की ब्रैकेट में पहुंच गई हैं और अगले 15 साल तो बाद उनकी रिटायरमेंट है और गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ मिलेगा नहीं, सोशल सिक्योरिटी कवर मिलेगा नहीं, और मेरा हेल्थ की तरफ मेरे को ध्यान में रखना है, मेरे को घर चलाना है, सभी कुछ करना है, तो मैं अभी से सेविंग करना स्टार्ट करती हूँ। तो वो So this अग्रेसिव trend is changing in terms of structured and organized saving in women. यस, पहले जहाँ पे वो छुपा के रखती थी या कुछ भी करती हम्म, थी या किट्टी पार्टी में जाके कुछ भी करके हम्म, कैसा भी करती थी, अभी वो ऑर्गेनाइज्ड वे में कर रही हैं। आप देखोगे कि बैंक अकाउंट भी आजकल ज़्यादातर बहुत ज़्यादा खुलते हैं, या फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज उनके बहुत ज़्यादा खुलते हैं, डीमेट अकाउंट्स उनके बहुत ज़्यादा खुल रहे हैं, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम्स में उनकी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें उस तरफ लेके जा रही हैं। मैम and नितिन स्कैम्स बहुत हो रहे हैं, जी तो और उसमें स्कैम्स में मेरी ऑब्जर्वेशन है एल्डरली लोग या डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा उसमें ट्रैप में आ जाते हैं। तो ये क्यों वो लोग ज़्यादा आते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है? कि हमें स्कैम्स, ये सभी कुछ फ्रॉड्स, ऑनलाइन फ्रॉड्स, ये भी उनको बताना बहुत ज़रूरी है। वो इस कारण बताना ज़रूरी है क्योंकि आजकल सभी को हम लोग हाई गैजेट्स दे देते हैं या उनको गेम्स दे देते हैं, और ऑनलाइन गेम्स हम ज़्यादातर वो खेलते हैं। तो वहाँ पर बहुत लोग आते हैं कि यार कि मैं तेरे को ये प्लेयर एक्स्ट्रा दे दूंगा और तू मेरे को 500 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर दो। वो 500 रुपीज़ होते हैं, फिर 5000 भी हो सकता है और 10,000 रुपीज़ हो सकता है। तो वो स्कैम्स उनको बताना बहुत ज़रूरी है, बच्चों को पहले बताना ज़रूरी है। सेकेंड थिंग, आपने बोला कि हाँ कि आजकल बहुत घटनाएं हो जाती हैं कि हाँ जिसमें ऑनलाइन स्कैम्स, फ्रॉड स्कैम्स सभी कुछ हो रहे हैं। वो इस कारण मैम जनरली क्यों होते क्यों हैं स्कैम्स, तो इसी कारण होते हैं क्योंकि हम ग्रीड एंड फियर के चक्कर में आ जाते हैं। तो वॉरेन बफे ने बड़ी अच्छी बुक में अपना लिखा हुआ है कि इफ़ यू वांट टू बी रिच, तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू कंट्रोल ऑन ग्रीड एंड फियर इमोशंस। इफ़ यू आर नॉट कंट्रोलिंग योर ग्रीड एंड फियर, तो आप उसमें आओगे। तो ग्रीड कैसा होता है कि सर आके हम आपके पैसे 1 साल में डबल कर देंगे या 2 साल में डबल हो जाएंगे सर, क्योंकि आप एफडी में रखोगे तो 6% इंटरेस्ट है, तो रूल ऑफ 72 के हिसाब से आपका 12 साल में आपका पैसा डबल होगा। तो हम आपको 2 साल में कर देंगे सर, मेरे को तो स्टॉक मार्केट की बहुत नॉलेज है, फेक कुछ भी करके उनके झांसे में आ जाते हैं और ये कर देते हैं। या दूसरी चीज़, फियर फैक्टर में बहुत आ जाते हैं। फियर फैक्टर क्या होता है कि आपने एक ट्रांजैक्शन की थी, वो तो किसी गलत आदमी के हाथ में है और ये फॉरेन ट्रांजैक्शन के अंदर आ गई है, फेमा के अंदर आ गई है, तो यू हैव टू रिपोर्ट। तो आपकी सारी पैसा आप एक बैंक अकाउंट में डाल दीजिए और यहाँ पर तब तक जब आपका केस सॉल्व हो जाएगा तो इट विल कम बैक टू यू। और ये बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के साथ हुआ है मैम, और ये इंडस्ट्रीज ऐसे हैं मैम जिनके स्टॉक्स लिस्टेड हैं, जिनके 20-20, 25-25 हज़ार करोड़ की नेटवर्थ है मैम, उनके साथ भी ये फ्रॉड हुआ है। तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि हाउ दे क्रिएट ग्रीड एंड फियर इनटू योर माइंड। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बचने के लिए यही है कि आप सबसे पहली बात तो ग्रीड एंड फियर में नहीं आना। आपको ज़्यादा लालच, दूसरा नॉलेज एंड अवेयरनेस नॉलेज एंड जो हम अवेयरनेस, क्रिएट कर सकते हैं दूसरों स्कूल्स में। की ये घटनाओं से सीखो। ये रोज अखबारों में चीज़ें आती हैं, रोज टीवी पर आता है, रोज आपके इंस्टाग्राम पे आ रहा है, लेकिन फिर आप अगर उसी ट्रैप में फंस रहे हो तो ये आपकी गलती है। अरे आजकल को तो मैं ऐसे ऐसे ट्रैप्स देख रही हूँ कि आप होटल बुकिंग करा रहे हो, वो भी फेक वेबसाइट से। जी वो पैसा कहाँ चला गया, 10,000 आपने कराया पता ही नहीं। मतलब ऐसी ऐसी कोई भी आप लिंक टच करते हो और वो कहाँ आपका चला गया। तो ऑनलाइन परचेजेस, ऑनलाइन ये सब कुछ भी, आई थिंक इन सब से हमें बचना चाहिए अगर हमें स्कैम से बच के रहना है, क्योंकि हम जिस लेवल तक आते हैं वो स्कैमर्स उससे कहीं अगले लेवल पे चल रहे हैं, यू नो, मच अहेड, न्यू वेज टू फाइंड आउट कि हाउ वी दे कैन ट्रैप। फियर ग्रीड तो है, लेकिन जो वो इम्पल्सिव उस मोमेंट पे टेम्प्ट होके या अननोइंगली कि ये तो जेन्युइन ही होगा, हम कर जाते हैं, जो टच कर जाते हैं, क्लिक कर जाते हैं, ओटीपी दे दिया या कुछ भी। तो आई थिंक दैट्स वेरी रिस्की। मैंने पहले भी बताया मैम कि हम सेंस ऑफ ईजिंग के ज़माने में, आजकल जीपे से सब कुछ हो जाता है, पेटीएम से सभी कुछ हो जाता है, वो हमारे लिए अच्छा भी है और बुरा भी है। तो जैसे शिवानी बिजनेस करती है अपना, उसका तो उसको किसी ने 4,000 रुपीज़ कहा कि मैं 4,000 रुपीज़ आपको ट्रांसफ़र कर देता हूँ। जैसे ही उसके में आया तो 4,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र नहीं हुए,
वो सिर्फ एक पिक्चर बना के देगी, जी आपके 4000 रुपीज़ ट्रांसफ़र हो गए हैं, ओह, आपको करने 3000 रुपीज़ थे, तो 1000 रुपीज़ मेरे को रिफंड कर दीजिए आप। So these kind of small traps they generally laid, and we are very innocent gullible people, or we generally fell into it. तो अवेयरनेस एक करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि जैसे कि हाँ, कि जगह जगह पे जाके सोसाइटीज़ में अवेयरनेस कैंप्स करें ऑनलाइन स्कैम्स के लिए, कि कैसे हम इससे बच सकते हैं, क्योंकि एक बार पैसा चला गया, देर हाई प्रोबेबिलिटी कि इट विल नॉट कम बैक, बिकॉज यू नो द सिस्टम। तो इसी कारण उनको अवेयरनेस करो और दूसरों के बैड एक्सपीरियंस से सीखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैम। बहुत ज़रूरी है, वेरी। सो हम थोड़ा रैपिड फायर राउंड करते हाँ हैं। जी, फर्स्ट इन्वेस्ट और फर्स्ट इंजॉय, इन्वेस्टमेंट। सिप और सेविंग अकाउंट, यू हैव ऑलरेडी सिप। आंसर्ड सिप, है ना। लग्जरी कार और पीसफुल स्लीप, पीसफुल स्लीप। one financial habit everyone should start from today. स्टार्ट अर्ली एंड स्टे डिसिप्लिन्ड, दिस इज मस्ट। बिगेस्ट वेस्ट ऑफ मनी आज की डेट में क्या लोग कर रहे हैं, कहाँ हो रहा है? मैम आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट, लाइफ स्टाइल, इन द सेंस मतलब वी आर स्पेंडिंग लाइक एनीथिंग, इन द सेंस ओवर बजटिंग, दैट इज द मेजर प्रॉब्लम, ओवर बजटिंग इज द प्रॉब्लम। मैंने एक क्वेश्चन लिखा था, वन थिंग एवरी पेरेंट शुड टीच, आई थिंक आप कहोगे कि गुल्लक लेके दें, पहले सेविंग करना सिखाएं। मनी कैन बाय हैप्पीनेस? नो। ओके। बिगेस्ट फाइनेंशियल रेड फ्लैग इन यूथ टुडे इज? लाइफस्टाइल रेस, माउस ट्रैप्स। One word for financial freedom, I am sure you'll say happiness. आपकी सबसे ज़्यादा आज तक लाइफ में बिगेस्ट पैसा बर्बाद परचेज क्या थी? मैंने कई गलतियां की हैं और उसी कारण मैं इतना सियाना बना हूँ, यानी कि इन द सेंस कि कई मैंने चीज़ें खरीद ली जो मेरे को चाहिए नहीं थी, वो इसी कारण, क्योंकि कई बार मैं भी लाइफस्टाइल और ट्रैप में आ जाता हूँ, माउस ट्रैप में आ जाता हूँ। तो हमने कई ऐसे गैजेट्स खरीदे हैं जो आज तक हमने कभी देखे नहीं हैं, ठीक है ना, ना कभी यूज़ किए हैं। घर में ऐसे बड़े बड़े टीवी लगे हुए हैं या कुछ ऐसे गैजेट्स ले लिए, हाई फाई मैकबुक्स ले ली जो हम कभी यूज़ ही नहीं किए। तो हाई फाई गैजेट्स और बिग टीवीज, वो पैसा बर्बाद। बर्बाद। मिडिल क्लास पर्सन की ऐसी एक हैबिट जिससे दे कैन क्रिएट वेल्थ? Stay disciplined and stay focused. This is the most important thing. Generally people leave after 4 or 5 years, but you have to be stay disciplined and stay focused. स्टे इन्वेस्टेड Stay. ऑल्सो। एक हम फाइनेंशियल मिस्टेक्स मल्टीपल रीज़न से करते हैं, एक ऐसी मिस्टेक है जो हम ईगो से करते हैं कि हमें ऐसी कौन सी, मुझे लगता है रिलेशनशिप है जहाँ मैक्सिमम ईगो की वजह से हम फाइनेंशियल मेसअप कर देते हैं? रिलेशनशिप, मैम मैंने तो हमेशा यही देखा कि अपनी चादर ओढ़ के उसी हिसाब से सोना चाहिए, लेकिन जनरली मैंने देखा है सोशल सर्कल और जैसे बढ़ रहा है, तो पहले तो होता था कि हाँ, कि हमारी जॉइंट फैमिली होती थी तो दो भाइयों के बीच में लड़ाई होती है, आजकल दो दोस्तों के बीच में बहुत लड़ाई होती है। तो दोस्त ने क्या किया है उसको देख के आपके बेटा, आपकी वाइफ कभी कुछ आपको बोल रही है या आप अपनी वाइफ को बोल देते हैं, बिकॉज माई वाइफ इज रिचर देन मी, तो मैं हमेशा उसे बोलता रहता हूँ ये कर लेना चाहिए हमें, तो शी ऑलवेज है कि मेरे को करने की क्या ज़रूरत है, आई एम हैप्पी। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर लक्ष्मी जी आज आ जाती सामने और वो कुछ बोलती तो वो क्या कंप्लेन करती ह्यूमन बीइंग्स के बारे में? मेरे से पैसा बहुत ज़्यादा मांगते हैं। मैं जब ये क्वेश्चन लिख रही थी, मुझे पता है क्या ख्याल आ रहा था कि वो कहेंगे कि मुझे शादियों में लुटा के उनके ऊपर डांस करते हैं। मेरे से तो पैसे की वैल्यू नहीं करते बहुत ज़्यादा, लक्ष्मी मतलब जी। इन द सेंस ईच एंड एवरीवन इज आफ्टर द लाइफ, कि तो हमेशा ये कहावत है कि हाँ, कि आप पैसे से बिस्तर खरीद सकते हो, लेकिन नींद आपको नींद तभी आ सकती है जब आप शांति में हो। तो पैसा आपको बहुत चीज़ें लेके दे सकता है, पैसे से आप भोजन तो खरीद सकते हो बट भूख नहीं आ सकती मैम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इंसान को सीखना चाहिए। सेंटेंस एवरी चाइल्ड शुड लर्न? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो कि एथिक्स और इंटीग्रिटी वैल्यूज़ हर बच्चे में सिखानी बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि पहले शायद हम रामायण और महाभारत देखते सुबह 9 बजे हर सैटरडे संडे, काफ़ी कुछ सीख जाते थे और जॉइंट फैमिलीज भी थी। अभी हम लोग न्यूक्लियर फैमिलीज में और हमेशा वी आर इन द एयर ऑफ स्पाइडरमैन, ही मैन, सुपरमैन एंड ईच एंड एंड एवरीथिंग, एंड ऑल्सो द गॉड वेब नोज। सीरीज जो लोग देखते हैं, मेरे पास बहुत लोग आके बोलेंगे वो देखा वो देखा, मैंने कुछ नहीं देखा होता, मैं देखती नहीं ज़्यादा टीवी। पर मैं ये सोचती जिस घर में वो सब चल रहा है, जहाँ किलिंग्स इज सो नॉर्मल, सो मैं चौंक के उसको मारा 1 सेकंड में टक 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 करके, तो मैं सोचती बच्चे क्या सीखेंगे कि इट्स ओके, इट्स नॉर्मल, अच्छा होता है। रिस्पेक्ट टू योर टू द हार्ड वर्क ऑफ योर पेरेंट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि हम यही बोलते हैं कि हाँ, कि हम लोग मेहनत से पैसे कमा के लेके आए और इसकी रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। वो सिर्फ पैसे की रिस्पेक्ट नहीं है, मैंने पहले भी कहा, वो आपके माँ बाप के हार्ड वर्क की भी है। एब्सोल्युटली। ज़्यादा किससे डर लगता है, टैक्स नोटिस से कि फाइनेंशियल प्लानिंग को? आपको नहीं, लोगों को। आप तो मुझे मेरे पता ख्याल से बीवी से। है। टैक्स नोटिस एंड सेकंड थिंग इज, फाइनेंशियल प्लानिंग की कौन करे, छोड़ो ना, ज़्यादा दिमाग मैम हमारे देश में 1% जनता है जो टैक्स भरती है, और 1% से भी मुश्किल से ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो टैक्स नोटिस में ब्रैकेट में आते होंगे। तो उनको तो डरना भी चाहिए अगर उन्होंने कोई गलत काम किया है तो। मेरे ख्याल से फाइनेंशियल प्लानिंग से ज़्यादा डरते हैं लोग। गुल्लक पे अगर मूवी बने आपकी बुक पे, तो जो आप ऑथर का रोल है वो कौन, किससे करवाना चाहोगे? मेरा एक ही हीरो है शुरू से, वो है शाहरुख खान। अरे वाह। तो कुछ भी हो, अगर मेरे को कभी मेरे पास इतना हुआ तो मैं शाहरुख खान से जरूर करना चाहूँगा। सो नाइस। जो लिगेसी है अपने बच्चों को, आपको क्या लगता है कौन सी ज़्यादा देके जाओगे, मॉरल या फाइनेंशियल? मैम फाइनेंशियल लेगेसी ऑटोमेटिकली आ जाएगी अगर मेरे मॉरल वैल्यूज सही होंगे तो। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि कई अच्छे लोगों के साथ भी गलत हो जाता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। बट थिंग इज के मेरे हिसाब से फाइनेंशियल लेगेसी रहेगी रहेगी। बट अगर मेरा बेटा अमीर हुआ और वो गैंगस्टर हुआ तो मेरे को ज़्यादा दुख होगा। लेकिन अगर वो कम भी पैसे होंगे और लोग एग्जांपल देंगे कि ये बहुत अच्छा बंदा है, तो मेरे को ज़्यादा खुशी होगी। तो मॉरल वैल्यूज आर मोर इम्पोर्टेंट। ब्यूटीफुल, हाँ जी। ब्यूटीफुल। सो फाइनल मैसेज एज फाइनेंशियल एक्सपर्ट of so many years of experience, author of this book गुल्लक, आप हमारे ऑडियंस को क्या देना चाहते हैं? मैम आपने एक ही बात मेरे को जो रैपिड फायर में पूछी है, वो है फाइनेंशियल प्लानिंग से डर लगता है कि टैक्स प्लानिंग से। तो सलमान खान का मूवी का भी डायलॉग है कि थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से लगता है। तो जो टैक्स नोटिस है वो थप्पड़ है, उससे डरना नहीं चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ मोर लाइक ए प्यार। तो वो करिए। तो डॉन मूवी का एक डायलॉग भी है कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग को पकड़ना बहुत आसान है। तो आप फाइनेंशियल प्लानिंग ज़रूर करिए, और कभी मत सोचिए कि हाँ मेरे पास जब ज़्यादा पैसा होगा मैं तब करूँगा। छोटी छोटी शुरुआत करिए, छोटे छोटे स्टेप से आप बहुत बड़े बन सकते हैं, और इसको करते रहिए और बेझिझक करिए। इससे सोचिए मत, और कभी भी अपने गोल से डेविएट मत हो। जो गोल्स हैं उसके तरफ पहुंच के ही आप सेलिब्रेट करिए, आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी, और आप अंत में कहेंगे कि हाँ, कि एक आपने अच्छी किताब भी पढ़ी है और अच्छा सबक भी सीखा है। मैं ये रिकमेंड करूँगी आप ये बुक जरूर पढ़ें। यू विल बी डिफरेंट पर्सन आफ्टर रीडिंग इट। वेरी इजी रीड। इसमें शाहरुख खान का नाम भी है और सलमान खान का भी है। बहुत प्यारी कार्टून्स भी हैं, बहुत इजी लिखी हुई है, मस्ट रीड है, ज़रूर पढ़ें। और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो नितिन जी विल बी अ कॉल अवे, ही विल बी अ हेल्प। Thank you so much, Nitin, for Thank you so much, coming ma'am. and enlightening all of us. Thank you for inviting me, ma'am. Thank you so much. Pleasure. Thank you. Thank you.